इस हफ्ते का मुकाबला 3-2 से कमजोरी और मंदी करने वालों के पक्ष में जाता हुआ 2 दिन मजबूती के और 3 दिन कमजोरी के। बचाया आखिरी 1.5 घंटा। सबके मन में सवाल है कि रिकवरी होगी या नहीं, 17,800 क्लोजिंग पर होल्ड कर पाएंगे या नहीं। तो इन दोनों सवालों के जो इंपॉर्टेंट सवाल है इनके लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। प्रेशर भले ही हो लेकिन एक्शन तो उसमें भी देखने को मिलेगा। सर, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात है। बड़ी बातें जो है वो सारी की सारी ऐसी है जो कमजोरी की तरफ है। करेक्ट। पहले लगातार तीसरे दिन कमजोरी है। सोमवार मंगलवार को बाजार ने ऐसे मूड बनाया कि जैसे कि बढ़िया तेजी वाला हफ्ता रहेगा, लेकिन बुधवार से जो तस्वीर बदलनी शुरू हुई है, आज हफ्ते के आखिरी दिन भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। 150 पॉइंट नीचे हम 17,850 के पास से। बैंक निफ्टी पर कट लगभग 600 अंकों का है। 42,000 का आंकड़ा भी खतरे में। खतरे में क्या है, एक बार तो नीचे जा ही चुका है, उसके बाद अब 42,000 के आसपास है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो बैंक आप देखें सब कमजोर हैं और ये इंडेक्स 1 से 1.5% है नीचे। एक भी सेक्टर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो हरे निशान में हो। सुबह सुबह एफएमसीजी शेयरों ने थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश की थी, लीवर, ब्रिटानिया, गोदरेज, सीपी, आईटीसी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब भी नीचे जाते हुए आपको नजर आएंगे। ये तो आप सोचिए कि रिलायंस जैसा स्टॉक 0.5% मजबूत है, नहीं तो और निफ्टी पर क्या कमजोरी वाला मामला हो सकता था। आईटी, फाइनेंस यानी कि एनबीएफसी, मेटल, फार्मा, रियल एस्टेट, जिस सेक्टर का आप नाम लें अच्छी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के हाल बड़े बेहाल हैं। कमजोरी के साथ ही यहाँ पर भी कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। 1 से 1.5% तक की गिरावट इन दोनों इंडेक्स में आपको दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स हैं हरे निशान में, लेकिन मजबूती थोड़ी सी कम हुई ऊपर से। अभी 50 पॉइंट ऊपर है। ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन बाहर से नहीं है, जो कुछ गिरावट है वो हमारी अपनी है। आइए एशियाई बाजारों पर नजर डाल लें जो बंद हुए हैं, और साथ ही यूरोप पर भी नजर डाल लें जो खुले हैं। वहां से भी हमें संकेत लेने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह के संकेत आ रहे हैं। एशियाई बाजार आपके सामने हम जल्दी से रखेंगे और देखते हैं कि आज वहां पर किस तरह की क्लोजिंग होती हुई दिखी है। निक्केई करीबन 0.5% मजबूत रहा है। शंघाई बड़ी मुश्किल से हरे निशान में बंद हुआ है। हांगकांग में 1/4% की कमजोरी, यानी कि कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं। सिंगापुर जरूर करीबन 0.5% नीचे बंद हुआ है। ताइवान उतना ही 0.5% ऊपर बंद हुआ है। तो कोरिया 1-1.25%, यानी कि एशियाई बाजारों में पैनिक जैसा माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। मिला जुला सा कारोबार है, कुछ हरे निशान में तो कुछ लाल निशान में। आइए एक बार जल्दी से यूरोप के बाजार देख लिए जाएं। यूरोप के बाजारों में किस तरह का मूड माहौल है और वहां पर कैसा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कैक हल्के से हरे निशान में, फुटसी हल्के से हरे निशान में, डेक्स हल्के से लाल निशान। मतलब सुस्ती, इनको तो कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल ठंडा सा मामला है, बिल्कुल डाउ फ्यूचर की तरह, जहां पर कुछ एक्शन आपको दिख नहीं रहा है। मुश्किल से 40-50 पॉइंट ऊपर इस वक्त आपको दिखेंगे। ये अब तक का रुझान है। चलिए, तो मीनवाइल थोड़ी अच्छी बात सर ये है कि ब्रेंट है, वो जो ब्रेंट और बाकी WTI चढ़े थे वो अब ऊपरी स्तरों से प्रेशर में आ गए। लेकिन सर अब बड़ा सवाल यही है, करना क्या है? देखिए, इंतजार 3:30 बजे का उसके बाद समस्याएं कुछ समय के लिए कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन 3:30 बजे का इंतजार इसलिए नहीं करना है कि उसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी, इसलिए करना है कि वहां बंद कहाँ होते। अगर हम बंद होते होते 17,800 को आज होल्ड कर रहे हैं तो फ्रेश और खराब होने उतने नहीं है जितना 18,100 के नीचे खराब हुए उतने तो हैं। और तब तो ये समझ में आ ही रहा था कि 17,700 17,800 सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आना है, आपको वहां तक आना है। सो आप वहां तक पहुंच रहे हैं। करेक्ट। सो 17,806 की क्लोजिंग आपको पिछली बार मिली थी 26 दिसंबर को, और वहां से हम भागकर 18,250 275 तक पहुंचे थे। वापस हम वहां पर आ रहे हैं। लो जो है 17,775 के आसपास का। आखिरी सपोर्ट रेंज जो निफ्टी की है ये 17,775 17,825 दिन के लिए। आज का लो आपने 17,795 का बनाया। क्लोजिंग बेसिस पे 17,700 17,800 में आजकल 25-50 पॉइंट की थोड़ी सी लीवे रख लेता हूँ बड़े मूवमेंट में। तो ये आखिरी सपोर्ट रेंज है। बड़ी और फ्रेश कमजोरी अगर होगी तो जब आप 17,700 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे वो अगले हफ्ते होगा, आज नहीं होगा। आज अगर आप 17,800 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं तो अब भी एक उम्मीद रख सकते हैं कि डाउ अगर 200-300 पॉइंट बढ़ जाए तो सोमवार को एक चांस हमें ऊपर कम मिल सकता है, शायद हम 18,000 हो जाए, फिर वहां से देखेंगे। ये उम्मीद आप रख सकते हैं अगर आप 17,800। लेकिन अगर 17,800 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी रिस्क खुल जाती है। अगर 17,700 के नीचे बंद होते हैं तब तो गई भैंस पानी में। हाँ, फिर तो बड़ी रिस्क के लिए और बड़ा नीचे 400-500 के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 17,700 17,800 को क्लोजिंग बेसिस पे ऑब्जर्व करना है नीचे की तरफ। अब आइए ऊपर की तरफ। ऊपर क्या हो सकता है? 18,000 18,100
ये भारी भरकम कंजेशन जोन है। इस रेंज में आते ही धड़ 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 जिसको बेचना सब सोच के दो बस लो, आया बड़ी मुश्किल से। तो 18,100 के आसपास आएगा तो सप्लाई आनी है। अब आइए बैंक निफ्टी, कल का लो 42,300 का तोड़ते ही फ्रेश कमजोरी के संकेत दे दिए। प्रॉब्लम मालूम क्या है नेहा, जो बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है ना, वो थोड़ा दूर है। वो है 41,575 से 41,675। उसके पहले कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं, छोटा सा 41,925 950 के आसपास है जो आजकल लो है। वो छोटा सपोर्ट है। 41,900 के नीचे अगर गए हम और टिक गए 3 बजे के पहले, तो 41,600 की रिस्क खुल जाती, 300 पॉइंट की जगह और खुल जाती। हाँ, बैंक निफ्टी भी पुराने वही लेवल टेस्ट कर सकता है जहां से घुमा था, 41,575 41,675 की रेंज से घुमा था। और निफ्टी 17,775 17,800 की रेंज से घुमा था। तो पुराने लोज को जाकर नॉक कर रहा है मार्केट। दरवाजा आज खुलेगा या नहीं खुलेगा, या सोमवार को खुलेगा, या यहीं से वापस घूम जाएंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल है नहीं। लेकिन लग ये रहा है कि मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार आपने लोअर टॉप बनाया है और लोअर लो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बच जाए हफ्ते के आखिरी दिन अच्छा है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है। ये 17,800 और 42,000 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर ले तो ठीक है। सो आई थिंक सुबह भी हम ये बात करते हैं कि बजाय बाजार का डायरेक्शन ढूंढने के अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ज्यादा करें। बिल्कुल, गिरते बाजार में खरीदने का मन सबका होता है, लेकिन अभी तक ये वैसा मार्केट नहीं दिख रहा। पिछली बार जब आप 18,800 से 17,800 पे आए थे तो बहुत पैनिक था, करेक्ट है ना, सबको बेचना था, सबको ऑर्डर मार्केट। आज वो पैनिक अभी तक लोगों में नहीं है। इसका मतलब ये कि जब तक पैनिक नहीं तो नीचे की रिस्क खत्म नहीं होती। नीचे की रिस्क तब खत्म होती जब पैनिक लोगों के दिमाग में भर जाए पूरा। करेक्ट। वो 1000 पॉइंट की कमजोरी से और वापस हम बढ़े भी तो ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस आया नहीं खरीदारी में। तो इस बार जो 400-500 पॉइंट की रिकवरी हुई भी तो उसमें ज्यादा लॉन्ग्स बनी नहीं जितनी अदरवाइज बनती है। इसलिए मुझे लगता है अभी पैनिक नहीं हुआ तो थोड़ी रिस्क अभी भी नीचे की खुली है। सावधान रहे। चलिए, सावधान हम रहेंगे। 41,900 बैंक निफ्टी वो एक सपोर्ट लेवल है। अगले 1 घंटे तक, एटलीस्ट 3 बजे तक हम उसको वॉच करने वाले हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे नए लोस का दरवाजा खुलते हुए ना दिखे। 17,700 वो एक लेवल है जिसको हम वॉच कर रहे हैं निफ्टी में। तो नजर बनी रहेगी, एक्शन रहेगा भरपूर। लेकिन उससे पहले देख लेते कि बाजार की नजर कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर है, इवेंट्स पर है, और पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए क्या खबरें आपके पास। गुड आफ्टरनून नेहा। खबरों में सबसे पहले ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर RSWM है, इसको फोकस में रखिए क्योंकि इसका राइट्स इश्यू आज बंद होने वाला है। साथ ही धानुका एग्रीटेक, इसका बायबैक भी आज बंद होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक डेटा के पॉइंट्स की बात है, डेफिनेटली हमें दिसंबर महीने का जो जॉब्स डेटा आज आने वाला है यूएस के लिहाज से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आगे निर्धारित करेगा कि फेड किस तरह से आगे चलकर टाइटनिंग या फिर लूजनिंग अपनी पॉलिसी करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट दिसंबर महीने का जो CPI आंकड़ा है यूरोप का, वो भी आपके सामने आज के दिन में ही आएगा। जहां तक कल की बात है, IDBI बैंक पर नजर रखिए। विनिवेश के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने की आखिरी तारीख है वो कल का दिन निर्धारित किया गया। इसके पहले 16 दिसंबर ये डेट रखी गई थी, तो इसको एक्सटेंड कर दिया था 7 तारीख तक। इनफैक्ट 9 जनवरी सोमवार को IT के दिग्गज TCS अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाली हैं। थोड़ी देर में हम आपको इसकी प्रीव्यू भी लेकर आएंगे कि किस तरह के नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ साथ नूपुर रिसाइक्लर्स, इस पर फोकस रखे। इसका माइग्रेशन होने वाला है SME इमर्ज प्लेटफॉर्म से NSE के मेन बोर्ड पर। इनफैक्ट फर्स्ट मीटिंग होने वाली है G20 ग्लोबल पार्टनरशिप को लेकर, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पर 9 से 11 तारीख तक ये कोलकाता में होने वाली है। हैटसन एग्रो, इसका राइट्स इशू बंद होता हुआ नजर आएगा सोमवार को। साथ ही आपको क्विंट डिजिटल मीडिया, इसका राइट्स इशू ओपन होगा, तो यहां पर भी ध्यान रखना है। फेडरल मोगल गोइट्जा, इस पर भी फोकस रखिए। इसका ओपन ऑफर भी शुरू होगा 23 जनवरी तक, ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। और जहां तक जापान की बात है, सोमवार को इनके बाजार बंद रहने वाले हैं। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो आपके सामने कुशल ने रखे। लेकिन अब बारी आती है खबरों की। जापान में युद्ध दिवस है सोमवार को। नहीं सर, सोमवार को इनके बाजार बंद रहने वाले हैं। अच्छा सॉरी, बुद्ध दिवस। बुद्ध, मैं सोचा युद्ध। बुद्ध दिवस लिखा है, युद्ध दिवस है। बुद्ध दिवस, बुद्ध दिवस है, वृद्ध दिवस, वृद्ध दिवस है। अच्छा, अरे नहीं पढ़ने में सर। अरे कुछ किस बात की छुट्टी लगी है तो पता होना चाहिए। देखो, और कोई रिसर्च आप ढंग से करें ना करें, छुट्टी वाली रिसर्च प्रॉपर करके लाएगी सर, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी छुट्टियां जो पॉसिबली हो सकती है जो हमारी नहीं हो रही है ना। सर, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एजेड पीपल ये रखा गया। तो हमारे बंसल जी भी बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते हैं बुजुर्गों को। आप छुट्टी देंगी?
चलिए, जहां मिल रही है, जिनको मिल रही है वो एंजॉय करें, तो और जिस काम के लिए छुट्टी मिल रही है वो पूरा करें। बिल्कुल। हाँ, तो बुजुर्गों को जरूर सम्मान जी। दें। जापान वालों, आपको छुट्टी इसी के लिए दी जा रही है। ओके, चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण इवेंट डेटा ट्रिगर्स हैं जिस पर हम करेंगे फोकस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन खबरों के दम पर भरपूर एक्शन है और अरमान के पास पूरी लिस्ट तैयार है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। ये Q3 का अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें सुबह का भी अपडेट आया है। Q3 में अगर आप कुल बिक्री की बात करेंगे, वहां पर लगभग 12% की बढ़ोतरी है, और अगर वैल्यू टर्म्स में बात करेंगे वहां पर भी लगभग 36% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। फर्टिलाइजर कंपनियों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप जो हमारे एक्सक्लूसिव खबर है, वहां पर अगर जो यूरिया की फिक्स्ड कॉस्ट की समीक्षा के लिए जो है जल्द एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और अगर आपको बता दूं मैं, 2002 और 2003 के बाद अभी तक जो यूरिया के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके दाम जो है वो बढ़े नहीं है, और सालाना मुनाफे का लगभग 12% जो है वो मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने की जो मांग है। अलेम्बिक फार्मा, यहां पर कंपनी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का उपयोग अगर बात करेंगे तो वहां पे ब्लैडर से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। ज़ायडस लाइफ साइंस, यहां पर इनकी सब्सिडरी को एक दवा जो उन्होंने लॉन्च करी है, और उस दवा का उपयोग मिर्गी के इलाज में किया जाता है। डाबर का भी अपडेट आता हुआ दिखा है, उन्होंने कहा है कि तीसरी तिमाही में मांग जो है वो कमजोर बनी रही है, और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग मार्जिन में 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट है। और Q3 में अगर आप देखेंगे, कॉन्जोर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लो से मिड सिंगल डिजिट जो है वो रही है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें आप ONGC लगभग 37 लाख शेयर्स, NHPC 26 लाख, IDBI बैंक 19 लाख और ICICI बैंक 9 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें। लो सिंगल डिजिट, अगर इसकी जगह हम अगर 2 से 5% कह दें तो कुछ समस्या है उसमें? लो सिंगल डिजिट मतलब क्या माना जाए? बिलो 5%। ये मतलब ये ऐसे क्यों बोला जाता है जो कि लोगों को आसानी से न समझ पाए? हाई टीन्स पहले तो ये दिमाग लोगों को टीन्स क्या होता है, फिर उसमें हाई क्या होता है, लो क्या होता है, सीधा सीधा बता दो भाई। तो मतलब वैलिड पॉइंट। हाँ, हाई सिंगल डिजिट क्या होता है सर? 5 to 10। 10 में 2 हो जाएगी भाई, डबल हो जाएगी, 5 से 9। ओके, सो जो अरमान ने अभी बताया, क्या लो सिंगल डिजिट ग्रोथ मतलब 3-4% के आसपास समझ लीजिए, 2-3% समझ लीजिए। ओके, आइए बढ़ते आगे। अभी हमारे सारे एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। कौन कौन आ चुके हैं? आशु सर लगे हैं एकदम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, और बंसल जी है तैयार, साथ ही सुमित जी, मोदित जी, किरण जी, सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर का बंसल जी के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कुणाल जी की एब्सेंस में काम की शुरुआत कर रहा हूँ। अनिल जी तो पूरा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे चार्ट कॉर्नर पिक है HDFC। यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट बिगड़ा है, और यहाँ पर एक गिरावट मुमकिन लगती है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट, एक नेगेटिव क्रॉसओवर, बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है। तो HDFC को बेचें 2634, 2634 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2550, 2550 से लेकर 2565 के टारगेट जोन के लिए HDFC में बिकवाली की राय है। और एक बार 2580 के लेवल्स आ जाएं कंफर्टेबली स्क्रीन के ऊपर, तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की बिकवाली के दाम का लेके आए। तो HDFC है बिकवाली वाला कॉल। और अनिल जी, आपने हाई टी की बात करी, उसके साथ भूल गया अनिल जी, वो कुकीज भी अनिल जी कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। अनिल जी बिस्किट ही होते हैं हमारे नॉर्मली। और तीसरा अनिल जी, आज तो मतलब कि नेहा जी ने एक चीज को प्रूव कर दिया कि वो जो कविताएं लिखती रहती हैं सोशल साइट पर, वो खुद ही लिखती है। अनिल जी वृत्त को अच्छे से उन्होंने पढ़ा, जबकि आपने वृत्त को बुत पढ़ा। तो अनिल जी 2 बार तो मैं देखता रहा कि इतनी खराब हिंदी तो मेरी भी नहीं है कि इसको गलत पढ़ रहा हूँ। तो अनिल जी आप तो बॉस हैं, आपको सब अलाउड है, बट कुशल ने भी इसको गलत बोला है। नहीं गलत बोला है, तो उस पर अनिल जी इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। बंसल जी, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल से कोई लेना देना नहीं है, ये नजरों से, आंखें दूर का कम पढ़ पाते हैं, नजदीक का ज्यादा पढ़ पाते हैं, वैसा है। बाकी और कुछ नहीं है, आप चिंता न करें, उसमें डाउट ना करें बिल्कुल भी। हाँ, बाकी इंक्वायरी और जो एक्शन लेने के बाद, एक्शन आप किसी पे भी लेने को बोलो, मुझे अच्छा लगता है। चलिए आइए, तो अब एक्शन लेना है हमें किरण जी पे। हाँ, किरण जी को कल एक काम किया तो वो ढंग से नहीं करके आए। पहले बिगुल बजाते हैं और उसके बाद किरण जी पर लेते हैं एक्शन। किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी बहुत चीयर किया, मेरा गला बैठ गया है इतना चीयर करने हाँ, के तो आपको बावजूद। भाई साहब, आपको चीयर है ना,
इंडिया के लिए भेजा था, श्रीलंका कर रहे थे। नहीं अनिल जी, ऐसा हो ही नहीं सकता अनिल जी। अगर आप मुझे काटोगे तो ब्लू ब्लड निकलेगा। अरे वाह, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपको मजा आया ना मैच देखने में, बस ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत रोमांचक था। पहले 10 ओवर के बाद मैं सोच रहा था निकल जाए, क्योंकि विकेट पे विकेट निकल जा रही थी और रन ही निकल नहीं रहे थे। और बाद में जिस तरीके से हमने यानी अच्छा खेला और लगातार 3 सिक्सेस मारी, तो उधर से थोड़े से हमारे ओवर पे थोड़ा सा मैच आ रहा था, पर विकेट्स साथ नहीं थे हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा वो उधर हम थोड़े से कम पड़ गए। नहीं, आपको मैच में मजा आया, मेरे कहने पर आप मैच देखने गए, इससे एक चीज प्रूव हो जाती, जब भी मैं आपको कोई भी चीज कहूं आप बिना सोच विचार के उसको वैसे वैसे कर लिया कीजिए। बताइए सर, अब आपको देना है अपना पिक जी। अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी, आईटी सेक्टर में बहुत वीकनेस देखने को मिल रहा है, और अब अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं, जो लीडर है उसमें एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अभी हमें इन्फोसिस को बेचना नहीं है, अभी हम LTI M इसको बेचने की सलाह होगी। अभी का भाव है लगभग 42.11 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही बेचना है। 42.65 का आपका स्टॉप लॉस होगा, पर मेरे टारगेट्स काफी बड़े हैं अनिल जी। पहला टारगेट होगा 4020, यानी इधर से लगभग 200 पॉइंट है, और दूसरा टारगेट रहेगा 3890 का। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए LTIM में। और जिस तरीके से ये भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि ये फॉल बहुत ड्रास्टिकली निकल जाएगा, क्योंकि जब मर्जर हुआ था उसके बाद एक अच्छी छलांग इस स्टॉक ने लगाई थी, और वो सारे के सारे जून महीने से ये जो लॉन्ग पोजीशंस है वो ट्रैप होती नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि LTIM में शॉर्ट पोजीशन लेके चलना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए LTI माइंडट्री, जिन दोनों का मर्जर हो चुका है, L&T इन्फोटेक और माइंडट्री, अब इसका नाम हो गया LTIM या LTI माइंडट्री, जो आपको ठीक लगे वो बोलिए। आइए बढ़ते आगे, और कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है सुमित जी। सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, सुबह LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल दिया था, वन वे फॉल देखने को मिल रहा है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट अचीव हो रहा है उसके अंदर, तो टारगेट हिट का मोर उसके अंदर लगाया जा सकता है। और अब वापस से पुट लेने का सलाह रहेगा। स्टॉक ऑप्शन ही है और एल से ही नाम है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 86.80 87 रुपीज। इसको बेचने का सलाह रहेगा, पुट लेने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस, इसका भी नाम एल से है। सुबह भी LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था, ये स्टॉक भी अब यहां से गिरने को तैयार है। L&T फाइनेंस के अंदर यहां से बिकवाली होगी और यहां से एक अच्छा सेल ऑफ L&T फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन के जरिए 85 वाला पुट अभी ₹2.25 ₹2.30 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। L&T फाइनेंस के अंदर लास्ट 2 से 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहा है। L&T फाइनेंस के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। L&T फाइनेंस मेरे को लग रहा है यहां से 84 रुपीज से लेके 81 रुपीज तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाएगा। इसके लिए L&T फाइनेंस का 85 का पुट यहां पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर ₹1.25 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर ₹3.5 का पहला टारगेट होगा, ₹5 का दूसरा टारगेट होगा। L&T फाइनेंस का 85 का पुट खरीदारी करें ₹1.25 के स्टॉप लॉस से, ₹3.5 से ₹5 तक के टारगेट्स के लिए। L&T फाइनेंस में दिख रहा है प्रेशर 84-81 तक का लेवल नीचे दिख रहा है, तो इसकी पुट 85 की लेने की सलाह निकल कर आई है सुमित जी की तरफ से। 3.5 का पहला टारगेट एंड इवेंचुअली 5 तक का टारगेट दे रहे हैं। ₹1.25 का आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आइए अब एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप। सिमी मैम, गुड आफ्टरनून, बताइए। या नेहा, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे तरफ से भी एक सेल कॉल ही रडार पर आया है। एक तो बैंकिंग सेक्टर वीक है और मुझे लगता है कि एक चार्ट जो मेरा फेवरेट बैंकों में से है उसमें बहुत बड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है और बहुत ही बड़ा सा ब्रेक डाउन चार्ट में है। डेली चार्ट में देखेंगे तो इतना दिन हम लोग सॉसर ये सब पैटर्न बता रहे थे, अब इसमें अब उल्टा सॉसर मतलब इन्वर्टेड सॉसर बन गया है और स्टॉक एकदम सारे मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके नीचे गिर रहा है। स्टॉक का नाम है AU बैंक। तो AU बैंक मेरे रडार पर है और मुझे लगता है कि इसको सेल करके चलेंगे। जितना बड़ा मतलब जितना खराब फॉर्मेशन है देख के लग रहा है कि पहला टारगेट इसका 600 से नीचे ही होना चाहिए। तो 595 का पहला टारगेट, 587 का दूसरा टारगेट और 5
82 का तीसरा टारगेट के लिए एयू बैंक को सेल करके चलेंगे। 630 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और ये जो सारे मैंने लेवल्स दिए सारे फ्यूचर्स का लेवल्स है, कैश का लेवल्स नहीं है। तो एयू बैंक को सेल करके चलेंगे और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है, पूरा उल्टा सॉसर है जिसमें टारगेट्स पूरा एकदम 580 575 तक आना चाहिए। अगर उल्टी हो जाए तो दिक्कत हो जाती है तो पूरा मतलब, और वो भी खाली हो तब तो ठीक है, अगर अंदर चाय हो तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी समस्या हो सकती है। ये बंसल जी, चार्ट पे सॉसर उल्टी भी होती है? अनिल जी, मार्केट में सब कुछ हो जाता है। फ्लाइंग सॉसर होती है अनिल जी, या फ्लाइंग सॉसर तो उल्टी सीधी अनिल जी कैसे भी हो सकती है। अच्छा, तो हाँ सब वैसे कुछ भी हो जाता है अनिल जी मार्केट के अंदर। हाँ वैसे भी कुणाल जी ने आपको इतना तो सिखाया है, सिमी जी जो बोले उसमें हाँ ही करना है आपको। फालतू में फायदा क्या है, बजट भी नजदीक आ रहा है, मिलना भी है, पास ही बैठना है, साथ में ही शो करना है 2 दिन, कोई मतलब वाली बात नहीं। थैंक यू बंसल जी, आपको ये सारा याद रहा उसके लिए। आइए, आशीष सर भी हमारे साथ तैयार है, एक बार जरा मार्केट का जायजा मूड चेक लिया जाए। आशीष सर बताएं सर, 17,800 पर आ गए गिरते पड़ते, क्या है व्यू अब? अनिल जी सेम व्यू है, कुछ भी लेने का इंटरेस्ट नहीं है। अपसाइड कैप्ड है, डाउनसाइड ओपन है पूरी। बस इतना ही? शॉर्टेस्ट रिप्लाई अनिल जी। क्या बात कर, क्या हो गया, किससे लड़ाई हुई आज शॉर्टेस्ट आपकी? रिप्लाई। मेरे से दुखी या किसी और से? अनिल जी लड़ाई नहीं सर, मतलब वही बात लंबी लंबी करूंगा तो फिर एक्चुअली क्या अनिल जी, मंदी की बात लंबी करो ना तो बुरा ज्यादा लगता है लोगों को। तो अनिल जी बिल्कुल शॉर्ट रिप्लाई। नहीं, इतनी छोटी करो तो भी बुरा लगता है। डाउन साइड पूरी ओपन नहीं, है। नहीं, इतनी छोटी करो तो भी बुरा लगता है। कुछ भी नहीं लेना अनिल जी, इतनी छोटी करो तो भी बुरा लगता है सर। थोड़ी तो थोड़ी थोड़ा थोड़ा मतलब कम से मैं तो आपको दिसंबर में भी बोल रहा था जी। अनिल जी, दिसंबर और जनवरी वाला वो कंफर्ट वाला भी बताया था, वो जो व्हाट्सएप चल रहा है कि दिसंबर में लेंगे तो जनवरी में पैसे बनेंगे। घूम घूम के एग्जांपल दिया अनिल जी। डिफेंस थीम का बताया, उसके बाद डिफेंस थीम पे देखो सुमित भी बेल बेचने के लिए बोलते हैं, किरण जी हाल बेचने के लिए बोलते हैं। मैंने आपको यही बोला कि मुझे आईटी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगते आते हुए, अब वो देखिए उसमें भी सेलिंग कॉल आ रही है। अनिल जी फार्मा, सारे थीम्स में पहले बात कर चुका हूं अनिल जी। 15 दिन से कोई और नया व्यू नहीं है, कोई कॉल ही नहीं है, ऑनेस्टली कोई स्टॉक लेने का मन नहीं है। जितने पैसे बचा लेंगे उतना बढ़िया। अनिल जी वो होता है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। यहां तो अनिल जी तेजी में 5 भी सुनार की नहीं और 1 लोहार की, और इतनी बड़ी चोट लगती है। तो मेरा वो नहीं अनिल जी। मैं मतलब देखो, मंदी बार बार बोल के अनिल जी ज्यादा ना ठीक नहीं लगता है और लोगों को बुरा भी लगता है, जो फैक्ट बात है अनिल जी। बट मैं सिंपल सी अनिल जी, कुछ लेने का इंटरेस्ट नहीं है। डाउन साइड पूरा ओपन है, 17,200 भी आ सकता है, आए नहीं आए मुझे नहीं पता। मैं 18,300 जब तक नहीं जाएगा उसके सिग्नल बहुत अच्छे पहले मिलेंगे। किसी भी चीज में अनिल जी मुझे नहीं इंटरेस्ट है। मुझे बजट से कुछ लेने देने का मतलब, बजट की एक ना एक्साइटमेंट है, ना यूफोरिया बनाना है, ना कुछ इंटरेस्ट दिखाना है अभी। ये तो सही ना, दिल मुंबई बजट के दिन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल अनिल जी, बहुत पहले से। मैं तो पूरी 1 हफ्ता पहले तैयारी, स्टूडियो भी देखने आऊंगा, पहले चेक करके सब ठीक ठाक है कि नहीं। सर बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे को लगता है कहीं कल ही रिटायरमेंट घोषित न कर दे। मैं आज से मार्केट से रिटायर, आज के बाद मतलब वो बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल नहीं खेलूंगा, फर्स्ट क्लास नहीं खेलूंगा, सब तरह से मैं कोच बन जाऊंगा, ऐसा मत कर देना सर। बाकी ठीक है, आपका मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक पॉइंट जो आपने कहा वो बहुत बढ़िया है, जब तक 18,300 पार ना हो तब तक तेजी नहीं करनी। ये बिल्कुल 100% हम आपके व्यू के साथ बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट है। 18,275 के आज 265 का हाई बनाया, वहां से हम घूमे, और तब भी लास्ट टाइम भी जब 17,800 से बाउंस बैक का स्प्रेड है। जी सर जी। अनिल जी देखिए, मार्केट ना कभी भी अगर घटेगी 17,200 भी आना है तो मतलब एक तरफा ही नहीं जाती रहेगी, क्योंकि नई एक्सपायरी है, सब कुछ है, तो बीच बीच में ना बाउंस बैक जरूर आ सकते हैं। तो अभी जो अनिल जी मतलब उस छोटे बाउंस बैक के लिए, और क्योंकि उस बाउंस बैक के लिए अनिल जी बहुत लिमिटेड वो देना है। नॉर्मली अनिल जी मैं बियर स्प्रेड देता हूं मंदी का के मतलब नीचे 200-300 पॉइंट लगती है। जब उससे ज्यादा लग रही है तो अनिल जी बियर स्प्रेड नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखिए ना किस तरह से कल भी आईवीज बढ़ी और नीचे की पुट की साइड में क्या होता है। और अगर अनिल जी कल वो पुट्स और जो स्प्रेड नहीं काटे होते तो ऐसे ऐसे जैकपॉट लगे कल बियर स्प्रेड में। तो अनिल जी अब क्योंकि बियर स्प्रेड इसलिए नहीं दे सकते कि अनलिमिटेड लॉस होता है नीचे की तरफ, तो अनिल जी एक बुल स्प्रेड है निफ्टी का, वो अनिल जी है 17,900 की 1 कॉल लेनी है और 18,100 की 2 कॉल बेचनी है।
इसका कॉस्ट अनिल जी कोई 28 रुपए 27 रुपए। तो अगर किसी को अनिल जी बाउंस बैक लेना है कि देखो वन साइडेड 18,300 200 से घटते घटते आज भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट घट गया है, तो 100 150 200 पॉइंट की अगर रिकवरी आनी है टुवर्ड्स 18,000, तो अनिल जी उसको इस स्प्रेड से प्ले करना चाहिए। अपना तो टारगेट अनिल जी ये होता है कि 25-28 रुपए लगाए, 28 पे अगर 28 और आ जाए तो मेरा पैसा जो लगाया हुआ है वो डबल हो जाता है और मेरी रिटर्न आ जाती है। तो अनिल जी अपने पास ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। बाकी स्टॉक्स में अनिल जी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1-2 स्टॉक्स अगर आइडेंटिफाई कर भी लूंगा अनिल जी, क्या पता वही चलेंगे और वो दो तीन में से जो 2 हैं उसमें ऐसी चपत लग जाए कि सारा कमाया धमाया निकल जाए। तो अनिल जी स्टॉक में तो मुझे किसी भी सेक्टर में कोई मतलब एक फर्टिलाइजर थोड़ा सा छोड़ के कि आगे पीछे कर चल के कोई तो एक्सपेक्टेशन में चलेगा नहीं है। बट अनिल जी गिरते हुए मार्केट में भी बाउंस बैक जरूर आता है, तो मैं स्टॉक्स नहीं कुछ भी कर रहा। बाउंस बैक के लिए 17,900 की एक कॉल, 18,100 की 2 कॉल बेचनी है, कॉस्ट है 28 रुपए। और अनिल जी मुझे लगता है कि ये पैसा डबल या उससे भी ऊपर हो सकता है। जाने में 28 रुपए अनिल जी, वो तो ऑप्शन का प्रीमियम रहता ही है 17,900 का, कभी भी बेच लेंगे, कोई दिक्कत क्या है उसमें। एक मिनट आशुतोष वापस बोलो, निफ्टी का 17,900 का एक कॉल लेना है, राइट, और बेचना है 2,18,100 के, राइट, 18,100 के। कितने पैसे लगेंगे? ये स्प्रेड अनिल जी 28 से 30 रुपए में बनेंगे अनिल जी, 28 से 30 रुपए में। परफेक्ट। और अनिल जी ये मेरे को है ना कि ये 30 रुपए डबल हो सकते हैं, मुझे अनिल जी इतना ही पैसा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है ना अनिल जी। और 30 रुपए किसी स्टॉक से बनने में तो मुझे दिखता नहीं है, 3 रुपए नहीं बनते हुए नजर आते। ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी है कि कम से कम इंडेक्स में आप सेफ हैं और आपको रिस्क पता है कि कितनी हो सकती है। स्टॉक्स में तो हाल कैसा है मैं बताऊं आपको आशुतोष, हीरो मोटो जैसा है, बुल वर्सेस बियर आपके लिए आ रहा है हीरो मोटो को। मतलब आधे लोग सोचते हैं तेजी करनी चाहिए, आधे सोचते हैं मंदी करनी है। जी आशुतोष। अनिल जी आप ये देखिए ना स्टॉक में अब इस स्प्रेड में अनिल जी मैं सेफ कहां तक हूं, 18,300 तक। 18,300 मेरा बहुत 18,200 250 बहुत पिवट लेवल है कि वहां से अगर चलेगा तो देखेंगे, तो वहां तक लगता नहीं है। और अनिल जी स्टॉक में देखो, जैसे बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक अनिल जी, जो मैं बता रहा था कि वो यहां तो 5 सुनार की और 1 लोहार की 700-700 रुपए कैसे घट जाता है अनिल जी। कब कौन सा स्टॉक आपको मार देगा, किस वजह से घट जाएगा, किस वजह से चेंज हो जाएगा, रिजल्ट का सीजन है, बजट से पहले का है। तो अनिल जी मुझे स्टॉक्स में तो मतलब मेरा पूरा कैविएट है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी, बहुत लॉसेज हो जाते हैं उसके अंदर। तो ठीक बात है बिल्कुल, और इंडेक्स में एटलीस्ट आपको रिस्क पता है कि कितनी हो सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प की हम बात कर रहे थे। आइए, कुशल और नुपुर तैयार है बुल वर्सेस बेयर। कौन कौन है? कुशल बुल साइड में है और नुपुर बेयर साइड में। आई एम श्योर आपने सही साइड पकड़ी होगी। तो शुरुआत कौन, कुशल आप करेंगे? सर जिस तरह का मूड माहौल है और आशुतोष सर की कमेंट्री सुनी के बाद मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही स्टार्ट। आशुतोष तो आज कुछ खराब नहीं बोले। हाँ ये जरूर है कि पहला वाला जवाब उन्होंने 10 सेकंड में दिया और उसके बाद पूरा वो उतना ही, जितना जनरली 8-10 मिनट बोलते हैं वो 3-4-5 टुकड़ों में उतना ही बोले। ऐसा नहीं कम बोले बोले तो उतने ही। लेकिन हाँ आशुतोष मतलब टाइम तो बराबर हुआ ना आपका, कम तो नहीं हुआ। अनिल जी आपने प्यार से इतना बोला तो मैं कैसे छोड़ देता हूँ। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज मतलब आप बोले भी हमें डर भी नहीं लगा, इससे बढ़िया क्या बात चीज हो सकती है। आइए कुशल शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट यही रेज हो रहा है कि जिस तरह से दिसंबर महीने के बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं, उसमें एक चीज आपको नोट करनी होगी कि यहाँ पर जो रूरल डिमांड में रिकवरी आती हुई दिख रही है, उस वजह से जो ट्रैक्टर स्पेस की कंपनियां हैं उन्होंने काफी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी कि जितना हम अनुमान लगाकर चल रहे थे उसके मुकाबले काफी अच्छी वॉल्यूम्स वहां पर आती हुई दिख रही है और प्राइस रियलाइजेशन तो एनी विच वेज हर एक कंपनी कर रही है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे चलकर अगर रूरल डिमांड और सुधरती है तो डेफिनेटली जिनका बड़ा एक्सपोजर है रूरल सेगमेंट में उनको काफी फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस में हीरो मोटोकॉर्प अच्छा प्रदर्शन कर सकता है आगे आने वाली तिमाहियों में। बिल्कुल, जिस हिसाब से रूरल डिमांड की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस वहाँ आ नहीं रही है। और अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले 3 से 4 क्वार्टर लग सकते हैं कि जो ग्रामीण की डिमांड है वो कमज़ोर रह सकती है। दिसंबर में हमने देखा कि जितने भी 2 व्हीलर फर्म्स थे जिनके नंबर्स आए थे वो मंथ ऑन मंथ, साथ ही साथ जो YOY बेसिस पे हमने देखा कि वहाँ पर गिरावट थी। तो वॉल्यूम्स में अभी भी पिकअप नहीं है, डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड अभी भी कमज़ोर। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स है वो भी जिस हिसाब से डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी में वो भी कमज़ोर है। तो डोमेस्टिक डिमांड कमज़ोर है, एक्सपोर्ट्स कमज़ोर है, इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो कंसर्न्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं।
चलिए, डेफिनेटली कंसर्न्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बट इसमें एक और क्यू भी है जिसको आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार कम होते हुए दिखे हैं, वो कंपनी के मार्जिन एक्रेटिव है इनफैक्ट, और इसके साथ साथ जो प्राइस इंक्रीज इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं कंपनी के रियलाइजेशंस में आगे चलकर काफ़ी बढ़त दिखा सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक आपने बात की, तो डेफिनेटली जिस तरह से करेंसी डिवैल्यूएशन अगर होती है तो एक्सपोर्ट्स जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखता है, क्योंकि बाहर से अर्निंग्स उनकी आती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो FY22 में एक्सपोर्ट्स है वहां पर 57% की ग्रोथ हीरो मोटोकॉर्प ने दिखाई थी, जबकि इंडस्ट्री की केवल 34% थी। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री लीडिंग कहीं ना कहीं इनके एक्सपोर्ट्स FY22 में बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं चल रही है तो एक्सपोर्ट्स पर कंपनी बैंक ऑन करके चल सकती है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स पे कर सकती है कंपनी बैक ऑन, जो भी है जितना वॉल्यूम सेट ऑफ करना है वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मार्जिन्स की आपने बात कही तो मैं यही कहूँगी कि कंपनी ने कहा है कि उन्होंने दाम बढ़ाए और दाम बढ़े भी, हमने देखा भी है। लेकिन जिस हिसाब से कमोडिटी के दाम बढ़े थे, अभी भी रॉ मटेरियल का जो उनको जो रिकवरी करनी है वो अभी तक अंडर रिकवर्ड है। जिस मार्जिन्स में आप पिछले 4 क्वार्टर के मार्जिन्स देखेंगे तो हमने फॉल देखा है मार्जिन्स में, और हो सकता है अभी कूल ऑफ हुई है कमोडिटी के प्राइसेस, लेकिन प्राइस हाइक लेने के बाद भी पूरा रिकवर नहीं हो पाया जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे उसके बाद। चलिए, डेफिनेटली देखना होगा नूपुर कि यहाँ पर जिस तरह से प्राइस हाइक इंक्रीज इन्होंने लिया है, डेफिनेटली रॉ मटेरियल की रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज रही है। बट ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर ये बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अभी भी JP मॉर्गन इन्होंने 3095 रुपये का टारगेट हीरो मोटोकॉर्प पे दिया है, जबकि मौजूदा भाव लगभग 2750 रुपये का है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी अपसाइड अभी भी JP मॉर्गन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प पर। JP मॉर्गन से थोड़े से अलग है गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो, क्योंकि उन्होंने सेल का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है इस इंडस्ट्री में, वॉल्यूम्स पर भी इम्पैक्ट है, डोमेस्टिक डिमांड अभी इतनी मजबूत। 50 रुपये से कम किया है, पहले 2150 का था वो 2100 कर दिया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से तो काफ़ी कम है। एक टारगेट बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, अब पहले से कम में और घटा रहा है, जिसका पहले से ज़्यादा वो और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। मतलब ये जिसको पसंद है उसको पसंद है, और जिसको नहीं पसंद है नहीं पसंद। सुपर ना पसंद है। ये तो बड़े मुश्किल वाला काम कर दिया। हीरो मोटो को पर किससे फैसला लिया जाए? हमारे एक्सपर्ट्स में से जरा एक बार सबको स्क्रीन पर ले आए, इन्हीं से पूछ लेते भाई कोई हीरो मोटोकॉर्प पे आप में से कोई थर्ड एम्पायर की तरह फैसला देना चाहता है? और कोई नहीं देना चाहता है तो फिर मेरे पास में ऑप्शन है, मैं मोदी जी के पास जाऊँगा। इसलिए नहीं कि मोदी जी बहुत अच्छे थर्ड एम्पायर हैं, मोदी जी आप ये गलतफहमी ना रखें, इसलिए कि अभी तक आपका बोलने का मौका मिला नहीं है, आधा घंटा होने आया। जी मोदी जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा जी। बिल्कुल, देखिए मुझे ये नहीं पता कि किसने टारगेट बढ़ाया किसने घटाया, बट चार्ट्स जो बोल रहे हैं यहाँ से तेजी बननी चाहिए स्टॉक में, क्योंकि जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हैं सर, कोई भी चीज़ खराब स्टॉक में हुई नहीं है। लास्ट वीक में रिवर्सल बना और यहाँ पर इस वीक में इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक के लेवल्स अभी भी होल्ड है। यहाँ से स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। जो कुछ चार्ट्स पर चाहिए होता है वो सारी चीज़ चार्ट्स पर अवेलेबल है। तो हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आज के सेशन में जो 1% की करेक्शन है, यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी का मौका है, यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। हमें जो पहले टारगेट है 2850 के निकल कर आते हैं, 2850 भी निकाल दिया तो 2900 तक के भी अपसाइड मूव हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिलेंगे। जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, नया बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2690 का। और अनिल जी, मेरे पास इसी सेक्टर का एक स्टॉक है, प्लीज बिगुल की गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल बजाया जाएगा सो क्लियरली। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में तो मुदित जी ने बुल्स के फेवर में ठप्पा लगा दिया है और 2850 तक का लेवल वो ऊपर बनता हुआ दिख रहे हैं। एक बिगुल अब मुदित जी के लिए। बताइए मुदित जी। देखिए, निफ्टी में करीब 160 पॉइंट का करेक्शन है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। उसी ऑटो सेक्टर में से एक स्टॉक बजाज ऑटो को यहाँ पर खरीद के चलेंगे, जो करीब 3640 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 3690 का, दूसरा टारगेट बनेगा 3720 का, स्टॉप लॉस रहेगा 3615 का। देखिए, जिस तरह के चार्ट्स बने, करीब स्टॉक में 1 महीने से बॉटम पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। इतनी करेक्शन पे वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बढ़िया वॉल्यूम के साथ नजर आया है। 3.5-4% के ओआई एडिशन के साथ लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है अगर यहाँ पे मार्केट में करेक्शन रुकेगी तो सबसे पहले जो काउंटर है वो करीब बजाज ऑटो है, जहां पर बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। 3720-3730 तक के भी अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 3615 का। ओके,
तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो पर खरीदारी करने की राय मुनीर जी की तरफ से। आइए सेठी साहब है तैयार, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है आपका सेठी साहब, नमस्कार। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, आपने तो आज सोचा नहीं होगा कि मैं आज आऊंगा, मैं नोटा इस्तेमाल करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल हमने सोचा आप आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, ये जरूर सोचा था कि 2 नहीं देंगे, शायद 1 ही कॉल देंगे, इतना तो सोचा था। अब वो सोचा गलत है कि सही, वो बताओ। नहीं अनिल जी, 2 स्टॉक्स है और आज सरप्राइजिंगली अनिल जी दोनों स्टॉक फ्यूचर्स के। क्या बात कर रहे हैं, वाह गजब, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बताएं सेठी साहब। अनिल जी, ये जो बाजार में मार्केट या गिरावट आई है, मुझे लगता है एक बाउंस बैक के लिए अब यहाँ से प्ले करना चाहिए। तो मेरा जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स। इसके जनवरी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह 952 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सॉल्ट और सीमेंट, ये सब का भी कारोबार है। 4 से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है। बाकी अनिल जी, सोडा ऐश के प्राइजेस में एक जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इस कंपनी ने भी अपने प्राइजेस पिछले कुछ महीनों में बढ़ाए हैं, तो वो रिजल्ट्स में देखने को भी मिलेंगे। और दूसरा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्ले है। टाटा ग्रुप का पूरा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज है उसके लिए केमिकल्स भी बनाती है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी FIIs DIIs की हिस्सेदारी है अराउंड 33.5%। मुझे लगता है ये जो बाजार में गिरावट है, सही मौका है इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का। ये स्टॉक भी पिछले कई दिनों से गिरावट के बाद अब कंसोलिडेट होके वापस से अप ट्रेंड के लिए तैयार लग रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 970-75 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 940 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो टाटा केमिकल ये है पहला स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। और फॉर अ चेंज सरप्राइजिंगली आज दोनों ही स्टॉक सेठी साहब की जो है वो वायदा कारोबार के। बताएं सर, दूसरा शेयर स्टॉक अनिल जी, बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके जनवरी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह 2540-41 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल जबरदस्त कंपनी है, सबको पता है। और मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट पिछले कुछ दिनों में हमने इस स्टॉक में देखी, उसके बाद अब जब बाजार में गिरावट आ रही तो इस स्टॉक में यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब यहाँ से वापस चलने को तैयार है और आमतौर पे रिजल्ट के पहले भी इसमें एक्टिविटी रहती है। और अगर बाजार में रिकवरी कोई आती है तो उसको लीड करने वाला रिलायंस के बिना वो रिकवरी नहीं पॉसिबल होगी। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी एक अच्छा मौका इन लेवल्स पे खरीदारी करने का। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए कॉल है, 2520 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और 2580 का टारगेट। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक और बाजार का दिग्गज आज सुबह से हरे निशान में, ये बड़ा फॉर अ चेंज। तो क्या सेठी साहब आपको लग रहा है रिकवरी आएगी तो रिलायंस ही लीड करेगा? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, यही लग रहा है कि रिकवरी आएगी रिलायंस की बदौलत। मुझे लगता है रिलायंस रिकवर करेगा तो बाजार भी समझ जाएंगे और रिलायंस में यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो आप ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे भी इस पे ओपिनियन ले सकते हैं। मुझे लगता है रिलायंस अब करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जी। तो सेठी साहब की तरफ से सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए 2:30 बजे की स्टडी तैयार है, लेकिन उससे पहले आशु जी ज्यादा तैयार हैं। पहले एक बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। जी आशु सर। अनिल जी, जैसे सेठी जी ने रिकवरी की बात की, मैं भी अभी जो रिकवरी की बात कर रहा था बाउंस में, उसमें एक चीज अनिल जी ध्यान रखनी है कि हमारे पास एक्सपायरी को अभी है 15-20 दिन, और ये जो बाजार खराब हो रहा है ये हफ्ते में ही हो रहा है। तो हो सकता है और 2 दिन खराब हो, नहीं हो या कहां तक जाए, बट अगले 15 दिन में तो अनिल जी काफी उतार चढ़ाव रहेंगे। तो उस बाउंस में अनिल जी एक और जो स्टॉक है जो दिग्गज, जो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट कर सकता है और जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है अनिल जी L&T। तो L&T में अनिल जी एक बुल स्प्रेड है, उसमें अनिल जी अभी उसका फ्यूचर चल रहा है 2095 के अराउंड। तो 2100 की ऑलमोस्ट एट द मनी की एक कॉल लेनी है और 60 रुपए ऊपर 2160 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की अनिल जी कॉस्ट आएगी सिर्फ 6 रुपए। तो अगर हम गलत चले गए अनिल जी, मार्केट और खराब होती है, L&T भी नहीं चलता, कोई रिवर्सल नहीं आता, तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा अनिल जी? 6 रुपए। और अनिल जी मैं सेफ कहां तक हूं? 2220 तक।
तो अगर लेकिन इसमें 50-60 रुपए की भी रिकवरी आ जाती है अनिल जी और ये ऊपर जाता है तो अनिल जी 6 रुपए मुझे 60 रुपए भी दे सकते हैं। अगर 60 नहीं 30 रुपए में भी अनिल जी हम बुक कर लें तो आपने जो लागत लगाई है, क्योंकि मैंने जी मार्जिन को हेल्दी मानता हूं, लोग उस पर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन तो अनिल जी धंधा करने के लिए बैठे होगा ही और मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो ये 6 रुपए मुझे 30 रुपए दे सकते हैं, 5 गुना पैसा हो सकता है। सो अनिल जी एलएनटी का स्प्रेड 2100 की एक कॉल लेनी है, 2160 की 2 बेचनी है, सिर्फ 6 रुपए की कॉस्ट है। वर्स्ट केस में अनिल जी मार्केट नीचे लुटपुट जाए, कुछ भी हो जाए, 6 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, ऊपर आप 2220 तक सेफ है। 2150-60 हो जाएगा तो अनिल जी पीक प्रॉफिट होगा, जैकपॉट लगेगा। मुझे लगता है अनिल जी छोटे छोटे कॉस्ट में ना रिवर्सल के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए और राइट स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे सेठी जी ने एक रिलायंस बताया, मुझे उसी लीग में या उसी स्पिरिट में ये लगता है। और कैपिटल गुड है अनिल जी, अभी खराब होने के बाद भी क्लोजर टू द बजट अनिल जी थोड़ा सा ट्रैक्शन हो जाता है। तो अपना स्प्रेड तो मंथली है, हमें अगले 3 दिन के लिए नहीं, अगले 13 दिन के लिए है ये। एलएनटी में ये रणनीति आपको अपनानी है, आशु सर का मानना है। लेकिन सर अब 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो एलएनटी की स्ट्रेटेजी दी ना आशीष जी ने। जब 2 बजे शो शुरू करे तो मुझे लगा आशु जी बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ न कुछ चीज़ ऐसी है जो आशु जी को सता रही है। लेकिन अभी एलएनटी पे जो उन्होंने 5-6 मिनट बोला ना, अब आशु जी बैक टू नॉर्मल, पहले जैसे आशु जी हो गए। थैंक गॉड, आशु जी कुछ बदले नहीं। आशु जी बदलना मत, हम कितनी कोशिश करें हाँ, हम आपको ऐसे ही पसंद करते हैं, ऐसे ही रहना है आपको, है ना, तभी मजा आए। और बाकी तो लोग है ना वो मजे लेते, जिनको लगता है कि आज हमारे बीच में ये टसल हुई, ये झगड़ा हुआ इनके। अच्छा बाय द वे, आज सुबह जो हमने वो ट्वीट डाला था ना वो उस पर बहुत सारे तेजी चाहिए तो भसीन देंगे, मंदी चाहे तो मदान देंगे अरे भाई साहब पूछो मत, जो पढ़े नहीं पढ़े आप लोगों ने ट्वीट किसने, ओ गजब के, मतलब क्रिएटिविटी के हमारे देश में कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो चलिए आशु जी बैक इन फॉर्म, और अब हमारी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। चलिए तो बिगुल बजा देते हैं 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी के लिए। सर डाउ फ्यूचर्स कुछ हल्का हुआ है, 27 पॉइंट ही ऊपर है, 33,100 के करीब दिखाई दे रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव टेरिटरी में, 12 अंकों की कमजोरी। यूरोपियन मार्केट है सर, वो ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल दायरे का ट्रेड है, सपाट। क्या किया जाए सर? आराम, सैटरडे संडे छुट्टी बनाओ, और क्या है, मंडे आके सुबह देखेंगे। देखो जहां बंद हो रहा है वहां पे आप कुछ करने लायक है नहीं, तेजी करने की आपकी हिम्मत है नहीं, मंदी करने का मन है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अपने यहीं से घूमे थे 17,775, 17,800 से लगभग उसी के आसपास है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,700, 17,800 है। टूटेगा तो भी मंडे टूटेगा, ज़्यादा चांस ही है। और आज कोई ऐसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद तो है नहीं। अगर रिकवर होकर 18,000 के आसपास आए, वहाँ पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। और बाकी जिनको अभी भी छोटा स्टॉप लॉस कोई रखना है डे ट्रेड के लिए, वो 17,775 का होगा। और पोजिशनली जिसको रखना है वो 17,700 या 17,800 क्लोजिंग बेसिस पे आपको जो रखना है रख लीजिए। ये 100 पॉइंट की सपोर्ट रेंज है, इसलिए बेहतर यही है कि अगर रिकवरी आए और 18,000 के आसपास पहुंचे तो आपको कम करनी है पोजीशन। और क्यों करनी है वो अब मैं डेटा में बता दूं। 18,000 माउंट एवरेस्ट हो गया है ऊपर चढ़ने के लिए। उसका रीज़न ये है नया कि 18,000 के पुट पर हैं 73 लाख शेयर, 73 लाख हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और वहाँ से हम गिर के आए। और 18,000 के कॉल पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जितना 73 लाख है उससे दुगुना, 1.5 करोड़ शेयर का। सो इसका मतलब कॉल रेटर दबाकर कॉल बेचकर बैठे हैं। और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जब आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वहाँ से आप 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो रिकवरी की उम्मीद करना ही अपने आप में, देखो भाई, समझदारी वाला काम नहीं है। किसी को रिकवरी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी बोलें तो लोगों को चुभ सकता है, इसलिए समझदारी का काम नहीं है बोलना। थोड़े सोफिस्टिकेटेड शब्द है, जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत बुरी हैं और आप अच्छी नहीं हैं, फर्क हो जाता है ना। हाँ, कौन सा वाला कम बुरा लगा आप अच्छी। वैसे ही कि बेवकूफ़ी का नहीं, समझदारी का काम नहीं है। तो इसलिए 18,000 के आसपास अगर गलती से आए तो पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 42,000, 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, कॉल्स में 23 लाख शेयरों का है। 42,000 के नीचे अगर बंद होंगे तो आपके लिए रास्ता खुल रहा है नीचे का। और अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा जो आपको सोमवार के लिए ध्यान में रखना है, वो 41,575 से 41,675, वहाँ तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की होगी अगर आप 42,000 के नीचे बंद होते तो। और 42,000 के ऊपर अगर आप निकल कर आए तो भी 42,300, 42,400 को पार करना लगभग असंभव सा नजर आता है। वहाँ पर आपको तगड़ी सप्लाई आएगी, यानी कि यहाँ से 250-300 पॉइंट बढ़ने पर सप्लाई जोन में आप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे निफ्टी आपका 18,000 के आसपास पहुंचे, वहाँ से सप्लाई आना शुरू होगी। तो कोशिश करें ऊपर आए तो पोजीशन थोड़ी हल्की करने की कोशिश करें। जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं
उसके लिए कम रिस्क लेकर सोमवार तक का इंतजार कर सकते हैं। फिर वही चीज़ एक दोहराऊंगा जो आपको लगेगा बार बार मैं बोल रहा हूँ, बजाय मार्केट कितना नीचे या यहाँ से कितनी रिकवरी दे सकता है उसके चक्कर में ना पड़े। सिंपल ये आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। मेरी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, कितनी मैं कैरी कर सकता हूँ, कितने का स्टॉप लॉस और हेज कैसे कर सकता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करें बजाय बाजार का डायरेक्शन तय करने के। वैलिड पॉइंट। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है और अब जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो अब नेक्स्ट वीक ही मंडे के आसपास बनता दिख रहा है। फोकस अब यहाँ से रहने वाला है 41,575 675 निफ्टी बैंक का जहां तक सवाल है। तो अब यहाँ पर आपको और कॉशियस और थोड़ा धैर्य ज्यादा रखने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच कुछ हाँ जी, इसी बीच आशु जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं तो एक बार जरा जी आशु जी। अनिल जी, ये जो आपकी लर्निंग है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले ही बिल्कुल सीखी है और शायद आप ही ने कभी ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट किया था। ये जो आपने कहा कि आप बहुत बुरी हैं या आप अच्छी नहीं हैं, तो मैं आजकल ये नहीं कहता हूं कि मैं मंदी में हूं। मैं आजकल ये कहता हूं मैं तेजी में नहीं हूं। तो अनिल जी थोड़ा कम बुरा लगता है ये ऐसे बोलने से। एब्सोल्युटली वंडरफुल। सर देखो, जो भी चीजें सुधार हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, तो मतलब और वैसे भी अगर आपको डराना है ना तो सर ऊपर में ज्यादा डरा दीजिए हमको, वहां पे ठीक है, नीचे में कम डराइए, बस बाकी ठीक है। डराइए आप। देखो ऐसा है, वो कौन सा, मैं ये तो भूल गया किसका दोहा था, वो था ना, निंदक नियरे राखिए। मतलब अपनी निंदा करने वालों को अपने आसपास रखना जरूरी है, वही आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ तेजी मंदी की बात करने वाले भी आपके पास में होना जरूरी है। आपको आगाह करने वाले, अलर्ट करने वाले, सावधान करने वाले, वो भी बहुत जरूरी है। सब हर चीज हर बार हर वक्त हम अगर तेजी की बात करेंगे तो ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है, तभी पैसे बचेंगे। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात करते हैं भसीन साहब से। 2:45 का सही समय। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। पहले तो आपकी तरफ से एक बार अपडेट्स और आउटलुक भी बताएं सर। 17,800 के आसपास आया है निफ्टी इस वक्त। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो पता नहीं हमारी मार्केट क्यों सल कर रही है। यूरोप हैज बॉटम्ड आउट। हैंगसेंग इंडेक्स फ्रॉम 31 अक्टूबर इज अप 40%। तो आपको जो घबराहट या रुकावट है या रोना है उसका मुझे कोई तात्पर्य समझ नहीं आता। और आज आपने टीसीएस, इन्फोसिस सब, तो आई थिंक टेक बास्केट जो भी रिजल्ट्स हैं टुमारो विल प्लेजेंटली सरप्राइज यू ऑन मंडे। टीसीएस विल सेट द टोन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द डाउ जोन्स में हैव बीन बॉटमिंग आउट इन दिस वीक। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स you should see the smartest rally and the Dow will lead it. So global markets are leading us. We will follow suit. There has been a bout of profit booking which is understandable. But आपको अपडेट दे दूं, कल नेहा जी को मैंने 17,900 पे 17,970 पे निफ्टी दिलाया था। 150 बिक गया आज वो, मैंने 150 पॉइंट आपको मिले। अब फिर मैं कह रहा हूँ निफ्टी 17,900 पे लीजिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, फिर आपको 250 पॉइंट मिलेंगे। 18,150 मंडे या ट्यूसडे को, आप मंडे को ही आपको मिल जाएगा 18,150। तो 100 पॉइंट का डिस्काउंट पे आप स्टॉप लॉस पे निफ्टी कर सकते हैं। दूसरे दो पिक हैं, सबसे पहले लीजिए, आप कहें तो मैं शुरू करूँ अनिल जी। सर प्लीज बताएं। अनिल जी रिलायंस लीजिए। अगर मार्केट में अब जाना है रिलायंस 2750 जाना है मेरे को, और कोई दो राय नहीं। रिलायंस रिजल्ट्स विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन। बहुत ही बढ़िया है और रिजल्ट की डेट भी जल्दी आ गई है। तो मेरे को लगता है रिलायंस इज सेटिंग द टोन। अगर वापस 18,300 जाना है, रिलायंस गोइंग टू 2700। स्टॉप लॉस रखिए 2450। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन 250 पॉइंट की तेजी। दूसरा पिक है मेरा फेवरेट ग्लेनमार्क फार्मा इस भाव पे। फार्मा हैज अ डिफेंसिव एटीट्यूड। द लार्जेस्ट प्लेयर इन एपीआई एंड मॉलिक्यूल इज ग्लेनमार्क। जो दो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, दे हैव अ वेरी गुड रिसेप्शन इन यूरोप, और लोकल बिजनेस ऑन एपीआई इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 420-21 में लीजिए, 410 का स्टॉप है, 440 का टारगेट ग्लेनमार्क। निफ्टी का कॉल ऑप्शन नहीं, सॉरी, निफ्टी का फ्यूचर खरीदे 17,900 के आसपास, 17,800 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, 18,150 ये होगा आपका टारगेट। रिलायंस खरीदे 2450 के स्टॉप लॉस के साथ, 2700 और 2750 के दो टारगेट होंगे। और ग्लेनमार्क खरीदना है 410 के स्टॉप लॉस के साथ, 440 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए राय आती हुई भसीन साहब की तरफ से। 3 बेहतरीन पिक्स आपके लिए। आइए, नवंबर और दिसंबर में तेजी मंदी कितनी हुई ये तो पता नहीं, लेकिन एक काम जरूर हुआ कि लोग काफ़ी अपनी लाइफ को लेकर बुलिश हुए हैं इस बार, स्पेशली दिसंबर में। क्योंकि 2 साल बाद, 2 साल मतलब 2021 और 2020, ये पिछले 2 साल नवंबर दिसंबर में जो थे, दोनों साल बड़ी टेंशन थी।
स्पेशली जिन लोगों को शादियां करनी थी। करेक्ट। करें नहीं करें, करें तो कितने लोगों को बुलाएं, 50, 75, 100 की लिमिट, ये वो 50, फिर उसके बाद मतलब काउंटिंग, ये सारा बड़ा झंझट था। लेकिन इस बार नवंबर और दिसंबर में लोगों ने जमकर शादियां की, जमकर लोगों को बुलाया। मैं भी कई सारी शादियों में गया सेलिब्रेशन और खुल के हुआ। मतलब अब तो मालूम है ऐसा हो गया हाल ने कि पहले तो फिर भी सेलिब्रेशन लिमिटेड होते थे, अब तो कोविड के बाद तो लोगों को लगता है जो करना है, जितना खर्चा करना है, जितनी धूमधाम से करनी कर लो। रिवेंज वेडिंग। हाँ, पता चला नहीं, पता चला मतलब क्या, कभी वापस कोविड आ गया ऊपर चले गए तो ये यहीं कहीं रह जाएगा। तो मतलब लोग है ना उस माहौल से बड़ा खर्चा कर रहे हैं। तो यही सारे माहौल का पूरा समअप करके आई है नूपुर। नूपुर बताइए क्या क्या देखा है आपने नवंबर और दिसंबर में? बहुत कुछ देखा है सर। पहले बताया था कि 32 लाख शादियां होने वाली है। करेक्ट। हो गई नवंबर दिसंबर में, और खर्चा करीबन 3.25 लाख करोड़ का मम्मी पापा ने किया है या इन लॉज ने किया या खुद ने किया, ये पता नहीं। 4 लाख करोड़। और शादियां कितनी? 32 लाख। अच्छा। और इंडियन पैसेंजर कार व्हीकल का मार्केट देखेंगे ना तो सर वो 3.25 लाख करोड़ का ही है। तो उससे बड़ा मार्केट अब इंडियन वेडिंग्स का हो गया है। वो तो वेडिंग तो मेरे ख्याल से मैं मतलब 2 महीने में, 2 ही महीने में, 2 महीने में ज्यादा, नवंबर दिसंबर में। ओके, तो जरा और डिटेल्स बताइए। बिल्कुल सर। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा शादियां होती है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं खर्चा हुआ है इस बार, एक्सपेक्टेड है ज्वेलरी बाज़ार में ही हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए जहाँ पे लोगों ने काफ़ी जमकर शॉपिंग करी है, काफ़ी जमकर खर्चा भी किया है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन कंपनीज़ को होता है? तो मैट्रिमोनी जब सबसे स्टार्टिंग फेज़ वही होता है, उसके बाद ज्वेलरी, क्लोथिंग, होटल, और सबको समेटने के लिए लगेज इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। खर्चा कहाँ हुआ? तो होटल में लोगों ने करीबन 7,000 करोड़ का खर्चा किया है। पंडाल और डेकोरेशन की बात करें तो 10,000, ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है। ड्यूरेबल गुड्स, वोल्टास, व्हर्लपूल, जहाँ पे लोग अपने गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, वहाँ पे 30,000 करोड़ का इस बार खर्चा हुआ है। क्लोथिंग में करीबन लोगों ने 50,000 का खर्चा किया है, और ज्वेलरी बाजार देखें तो 90,000 का खर्चा यहाँ पर सामने आया है। तो इतना बड़ा खर्चा ज्वेलरी में इस बार देखने मिला है। 2 साल बाद ऑब्वियस था कि रोक टोक नहीं थी तो खर्चा होना ही था, लेकिन 3 ऐसे खर्चे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फोटोग्राफी, नई जनरेशन है तो 1500 करोड़ का खर्चा हुआ है यहाँ पर। ब्राइडल मेहंदी, यहाँ पर 5,000 का खर्चा किया है दुल्हन अपनी ब्राइडल मेहंदी पे। और वेडिंग इनविटेशन कार्ड, जो लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद शायद रिकवर नहीं हो पाएगा, वहाँ पे 10,000 करोड़ का इस बार खर्चा हुआ है। गजब, क्या बात है, मतलब बड़े बड़े खर्चे। और सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है ज्वेलरी पे, 90,000 करोड़। 90,000 करोड़, मतलब 3.25 लाख करोड़ में से 90,000 करोड़, यानी कि लगभग 25% तो आपके ज्वेलरी में जाते हैं। वैल्यू वाइज तो चला ही जाता है, गोल्ड, डायमंड वगैरह, हाँ, थोड़ी बहुत चांदी भी। हाँ। चांदी तो गिफ्टिंग के लिए, गेस्ट को गिफ्टिंग के लिए सिक्के विक्के देते हैं, सिक्के, बर्तन वगैरह, ये सारे क्या क्या गिफ्ट आर्टिकल्स, कपड़े, ज्वेलरी, और खाने पीने में भी काफी खर्चा होता है। होटल्स का, वो होटल्स में आ गया, डेकोर। ओके, तो ब्राइडल मेहंदी भी इंटरेस्टिंग है, 5,000 करोड़। मतलब 5,000 पर पर्सन, 5,000 के हिसाब से गिना जाए तो कितने लोगों ने लगवाई होगी, सोचिए। वाह। तो ये आपके लिए बड़े बड़े खर्चों वाले, मतलब 1 करोड़ लोगों ने मेहंदी लगवा ली, इसका मतलब है ना, सीधा सीधा हिसाब है। तो ये शादी का पूरा खर्चा सिर्फ 2 महीने का है, सिर्फ 2 महीने का। नूपुर जरा इस पर पूरी रिसर्च करिए, पूरे साल का भी निकालिए, तो आइडिया लगे कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन शादियों का आ रहा है जी। तो इस पर जरा बंसल जी देना चाहते हैं विशेष टिप्पणी। बंसल जी, आपका कोई अनुभव? नहीं अनिल जी, अनुभव तो अनिल जी एक चीज, वैसे तो नूपुर अनिल जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, बियर बन के आती है, तो अनिल जी वरुण के बाद किसी का बियर बनने में डर लगता है तो वो नूपुर का है। एक चीज मिस कर गई अनिल जी नूपुर, वो जो फोटोग्राफी होती है ना, जिसको वो अंग्रेज बड़े स्टाइल से फोटोग्राफी करके बोलते हैं अनिल जी, उस पर भी काफी बड़ा एक्सपेंस होता है आजकल। तो प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग अनिल जी सब कुछ होता है। हाँ। तो वो भी अनिल जी एक मेजर कंपोनेंट है, वो अनिल जी कवर नहीं हुआ। और दूसरा, वो एक नूपुर की चिंता थी कि इतना बड़ा खर्चा हुआ, वो घबरा गई, किसने करा, मम्मी पापा ने करा, किसने करा। तो आज की डेट में अनिल जी टाइम चेंज हो गया है। हाँ। आज की डेट में अनिल जी जो मैं देख रहा हूँ मोस्ट वेडिंग्स में अनिल जी 90% वेडिंग्स में मतलब कि लड़का और लड़की अनिल जी दोनों, मतलब कि फैमिलीज 50-50 अनिल जी खर्चा कर रहे होते हैं अनिल जी, एटलीस्ट इन बड़े शहरों में अनिल जी। लेटेस्ट ट्रेंड अनिल जी ये दोनों तरफ से बराबर बराबर।
बराबर देखिए अनिल जी, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके पेरेंट्स खर्चा करें, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर होता है। बढ़िया। और चीजें अनिल जी बड़ी क्लियर होती है अनिल जी पहले से ही। तो आज का तो अनिल जी ट्रेंड यही है अनिल जी। वैसे ये बंसल जी का ऑब्जेक्शन फोटो शूट को लेकर, उसमें डाला नहीं डाला था फोटो शूट वाला? डाला है ना सर, 1500 करोड़ का खर्चा हुआ है। 1500 करोड़ का हुआ है बंसल जी, चिंता न करें। और उसका सबूत मैं भी हूँ। हाँ, मैं छुट्टी पे गया था घूमने नवंबर में, तो मैंने वहाँ पर प्री वेडिंग फोटो शूट होते देखा। जब मैंने जैकेट, इनर, स्वेटर, कान वान पे, सर पे सब लगा के रखा हुआ था, जब टेम्परेचर 0 के आसपास था वहाँ पे वैसा पूछो मत, सिर्फ सिंगल टी शर्ट टाइप वाले कपड़ों में प्री वेडिंग शूट हो रहा था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अरे इंटरेस्टिंग, उनको देख के हमको ठंड लग रही है, भाई कर कैसे रहे हो? लेकिन क्या है, जिसको शादी करनी होती है उसको बहुत गर्मी होती है, उन्हें 0 डिग्री टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। तो गए, मतलब देख के, मेरे पास फोटो आपको दिखाऊंगा शो के बाद में, सच्ची मजाक नहीं कर। और वो भी कहाँ से, वो हॉट एयर बलून में से लिए मैंने, ऊपर से। अच्छा। हाँ, ऊपर से देखा, नीचे, अच्छा नीचे तो प्री वेडिंग शूट चल रहा है। गजब है। ये एक्चुअली इंडिया वाले कहाँ नहीं पहुंचे हैं पूरी दुनिया में। मतलब हमारे जमाने में शादी के बाद जहाँ नहीं पहुंच पाते थे, अब तो लोग शादी के पहले वहाँ पहुंच रहे हैं, वैसा हाल है। तो चलिए, बढ़िया, ये है इंडिया की ग्रोथ में बढ़ाने वाला पूरा एक कंट्रीब्यूशन देश की शादियों की तरफ से। देश के सभी युवाओं का धन्यवाद जिन्होंने शादी की और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। जी, तो थोड़ा जी सर, कुछ बाजिंग स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं इसी बीच। गति 12% की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पर एक चेक सुमित जी से ले लेते हैं। सुमित जी, एक बार गति का चार्ट देखेंगे। 12% की स्ट्रेंथ दिख रही है। कोई बड़े ब्रेकआउट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी बनती दिख रही है? स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो बहुत बढ़िया बना है। पिछले 5 दिनों के हाई स्टॉक आज एक ही दिन में ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऊपर 200 डीएमए के पास आ चुका है, जो कि 158-159 के पास है। 158 का 200 डीएमए लेवल है गति का, वो लेवल टूटता है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और 1-2 दिन सस्टेन करता है, तो फिर गति के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा 175 से 180 रुपए के लिए। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। 148 या 149 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर के अंदर 158 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद फिर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, तब और खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ओके, 149 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। फ्रेश पोजीशन से बचिए। 158 के पार ही आप कोई नई रणनीति अपनाएं, वो बेहतर रहेगा। आईटी स्पेस वैसे तो प्रेशर में है, लेकिन केपीआईटी टेक एक अपवाद साबित हुआ है। 4.5-5% की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। राकेश सर, आप जरा देखेंगे, बताएंगे चार्ट में आपको इस समय कोई मौके दिख रहे हैं? देखिए नेहा, एक चीज तो ये है कि केपीआईटी टेक बिल्कुल भी आईटी की मंदी में इसने तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा और स्ट्रक्चर एकदम ठीक ठाक खड़ा हुआ है। तो नेहा, जिनके पास है होल्ड करें। करेक्शन पे 700 रुपए के अराउंड आता है, तो उन स्थानों पे खरीदें, और एक बार ये स्टॉक 733-35 के लेवल्स को तोड़ेगा तब एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो हल्की फुल्की करेक्शन पे निवेश की राय है। ओके, इसी बीच केमिकल सेक्टर पर भी फोकस करते हैं। केमप्लास सैनमार, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रेशर बनता दिख रहा है, दिन के निचले स्तर पर है। सिमी मैम, 0.25% की गिरावट दिख रही है, दिन के निचले स्तर पर है केमप्लास सैनमार। कोई व्यू होगा इस पर आपका? नेहा, मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग शो कर रहा है। जिनके पास डिलीवरी के लिए है और टाइम लंबा है, उन लोगों के लिए मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। 420-415 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, पर जिनको टाइम नहीं देना है वो इस करेक्शन में निकल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक एकदम कंसोलिडेशन रेंज से ही ब्रेकआउट दे रहा था। ये स्टॉक मेरा रडार पर था, मैंने दिया भी है। केमप्लास को मैंने रिकमेंडेशन टीवी पर भी दिया है, तो जिनको टाइम नहीं देना है वो एक बार एग्जिट करें। इसी के साथ नौसिल भी है, दिन के निचले स्तर पर हो रहा है ट्रेड। मुदित जी, एक बार चार्ट पर देख के बताएंगे आपको कोई मौके इस समय नौसिल में दिख रहे हैं? देखिए, नौसिल में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 227 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। पहले भी 227-226 का जब स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था तो काफी करेक्शन दिखाई थी, तो अभी भी उसी के पास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो 227 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। एनबीएफसी सेक्टर पर फोकस करते हैं। स्पंदना स्फूर्ति एंड उज्जीवन, यहाँ पर खासा प्रेशर है। 3.25-3.5% की करेक्शन इस समय यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है।
सुमित जी, स्पंदना स्फूर्ति एंड उज्जीवन चार्ट पर बताएंगे क्या सलाह होगी? नया मुझे लगता है कि स्टॉक्स को एक बार अवॉइड करें। उज्जीवन के अंदर तो करेक्शन देखने को मिल रहा है, उज्जीवन थोड़ा सा वीक भी दिख रहा है और यहाँ से और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उज्जीवन में देखने को मिल सकता है। जहां तक स्पंदना का सवाल है, स्टॉक के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है, 3 दिन से कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है और अभी यहाँ से और थोड़ा सा नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, जिसमें 550 से 520 रुपए तक के लेवल स्पंदना में मिल सकते हैं देखने को, और उज्जीवन के अंदर नीचे में 250 रुपए 240 रुपए ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार दोनों ही स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करके चलने का सलाह रहेगा। तो ये है आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही स्पंदना स्फूर्ति जैसे स्टॉक्स पर आइए एक और स्टॉक फोकस में है और वो है वेल्सपन इंडिया। और फोकस में होने की वजह हमारी अपने बाजारों की नहीं है, अमेरिका की है। तो अमेरिका में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे वेल्सपन इंडिया फोकस में आता हुआ दिख रहा है। तैयार है हमारे साथ अरमान ये सारी डिटेल्स आपको बताने के लिए। अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल। एक यूएस की कंपनी है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड करके कंपनी है। वो ये कंपनी क्या है, डोमेस्टिक मर्केंडाइज रिटेल, जैसे अपना रिटेल होता है वैसे डोमेस्टिक रिटेल स्टोर कंपनी है। अब ये कंपनी आने वाले हफ्ते में बैंक्रप्सी फाइल करने वाली है। अब उससे इस कंपनी का रिलेशन क्या, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में तो बेड बाथ एंड बियॉन्ड ये कंपनी का इससे वेल्सपन इंडिया का कंपनी का कारोबार है इन कंपनी के साथ। और अगर उस एरिया में अगर आप देखेंगे ओवरऑल, पहले भी हमने ये चीज बताई थी कि वहां से ये जो वेल्सपन इंडिया है इसके और भी दूसरे क्लाइंट हैं जो बड़े क्लाइंट्स हैं इसके लिए, वो है वॉलमार्ट, टारगेट, वो भी कंपनियां जो हैं वो भी अमेरिका फोकस, अगर आप देखेंगे वहां पर नॉर्थ अमेरिका फोकस कंपनी है। अब वेल्सपन इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो वो होम टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करने में सबसे दिग्गज कंपनी तो है ही सही। कंपनी का लगभग 89% आप जो देखेंगे आय वो लगभग एक्सपोर्ट से आती है, और वो भी अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका की तो वहां से 68% आती है। और 68% आय के साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी के जो टोटल मुख्य क्लाइंट्स की जो कंपनी लिस्ट देती है उसमें से लगभग 17 कंपनियां ऐसी हैं जो नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिक वहां पर बेस्ड हैं। तो एक तो ये सारा जो बेड बाथ जो बैंक्रप्सी फाइल करने वाली है उसका रीजंस भी यही है कि जो डिमांड की दिक्कतें तो है ही सही, उसी के साथ साथ जो हमने पहले भी हमने देखा था कि वॉल फैशन का आपको दबाव आता हुआ दिख रहा है। और ये सारी कंपनियां भी अब जो है, क्योंकि इनके लिए अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं बिकने हैं तो डेफिनेटली वेल्सपन इंडिया जिनको ये माल बेचते हैं उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो बेड बाथ एंड बियॉन्ड ये वो कंपनी जो कोविड के वक्त बड़ी सुर्खियों में यस सर, वो एक साथ बहुत ज्यादा रिटर्न में सारे शॉर्ट स्क्वीज हुए थे ना। एग्जैक्टली तब भी ऐसा लग रहा था डूब जाएगी, तब नहीं डूबी, लेकिन अब डूबना पक्का है। फाइल कर दी? यस सर, अगले हफ्ते करने वाले, ये उनके मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है। ओके, अमेरिका में सिस्टम ठीक है, मतलब ऐसा उनको कहने में शर्म भी नहीं आती कि हम दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। वाह, मतलब हो गया। तो ये है सिर्फ 30% नीचे अमेरिका में बेड बाथ एंड बियॉन्ड। आसान भाषा में टॉवेल और चद्दर बेचने का कारोबार करती है, यही है ना सर? ये कवर, चद्दर, टॉवेल, यही। हाँ, ये सर अपना रिटेल स्टोर है इनके, वहाँ पे ये सब बेचते हैं फर्नीचर। यहाँ से सप्लाई इनको होती है इंडिया से भी काफी। यस सर, वेल्सपन इंडिया इनका वेल्सपन इंडिया भी है, बड़ा सप्लायर है। एनीवे, तो चलिए ये है अमेरिका का हाल और अमेरिका की कंपनियों का हाल। 30% नीचे। हमारे यहाँ शेयरों के भाव भले नीचे कई कंपनियों के, लेकिन कम से कम बंद तो नहीं हो रही है ना, इतना तो कम से कम ये अच्छी बात है। तो ये है, लेकिन मार्केट भी अच्छी रिकवरी के साथ ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। आज देखिए एक के बाद आशु सर की तरफ से निफ्टी का कॉल स्प्रेड, मुदित जी का बजाज ऑटो, सेठी साहब ने टाटा केमिकल, रिलायंस और आशु सर ने फिर से L&T फाइनेंस जो खरीदारी करने की राय दी। धीरे धीरे रिकवरी के मूड में 17,865 पर इस वक्त निफ्टी है और 42,160 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो मूड थोड़ी रिकवरी का बनता हुआ आपको नजर आएगा। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी, सेल कॉल है। आईटी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 286.50 287 फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है बीसॉफ्ट। बीसॉफ्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, बीसॉफ्ट में दबाव देखने को मिल रहा है। बीसॉफ्ट यहां से और गिरावट दिखाएगा। स्टॉक के अंदर 2-3 दिनों के लिए सेलिंग का व्यू लेके काम कर सकते हैं। स्टॉक यहां से मेरे को लग रहा है नीचे में 275 रुपए का पहला टारगेट दिखाएगा, 270 रुपए का दूसरा टारगेट दिखाएगा। बीसॉफ्ट के अंदर डेली चार्ट के अंदर वीकनेस देखने को मिल रहा है। इसका जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 294 295 के आसपास का बन के आ रहा है। जब तक ये ऊपर में 295 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्टॉक वीक है। कोई भी पुल बैक बाउंस बैक आता है बिकवाली करें, एग्जिस्टिंग सेल होल्ड करें। 275 का पहला टारगेट, 270 का दूसरा टारगेट। 3 से 4 दिनों का ये व्यू है बीसॉफ्ट के लिए।
बी सॉफ्ट में बिकवाली की रिकमेंडेशन आ रही है 275 पहला डाउनसाइड टारगेट है और उसके बाद 270 तक का लेवल नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ निफ्टी में इस समय दिखाई दे रही है वो ब्रिटानिया, आईटीसी, इन सब स्पेस से बनती हुई दिखाई दे रही है। किरण सर, ब्रिटानिया इस समय चार्ट्स पे कोई व्यू बन रहा है आपका? नेहा जी, ब्रिटानिया में एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रहेगा क्योंकि लगातार हम हायर टॉप्स हायर बॉटम करते नजर आ रहे हैं, पर ये करेक्शन जो आया वो काफी स्टीप डाउन था, तो इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा अभी कि ये नया टॉप बना रहा है क्या नहीं। पिछला स्विंग टॉप जो लगभग 4300 के आसपास था, उसको तोड़ के नीचे गया था, यही परेशानी वाली बात है। तो 4400 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये 4400 निकल जाता है तो मेरा मानना है कि 45 एंड ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जिनके पास अभी लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 4200 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि काफी डीप डाउन है करंट लेवल से। तो ये है राय आपके लिए ब्रिटानिया पर आती हुई। आइए, सोमवार से नतीजों के सीजन की हो जाएगी एकदम ऑफिशियली और परफेक्ट शुरुआत। बाजार की सबसे बड़ी दिग्गज आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस अपने नतीजे पेश करेगी और देख लेते हैं किस तरह के नतीजे टीसीएस के आएंगे। जरा अनुमान के साथ समझ लिया जाए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है जो आईटी सेक्टर को ट्रैक करते हैं। कुशल, बताइए कैसे रहेंगे टीसीएस के नतीजे? बिल्कुल सर, तो तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत टीसीएस करने वाला है और यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको अच्छे लगेंगे, बट डेफिनेटली आपको कमेंट्री पर इस पर बड़ा ध्यान देना है क्योंकि 2023 की शुरुआत हो गई है और आमतौर पर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अपना आईटी बजट रिवाइज करते हुए नजर आते हैं, तो उसको लेकर टीसीएस क्या कहती है इस पर आपको सबसे बड़ा फोकस रखना है। साथ ही आप देखिए जो डिमांड है लगातार, इसको लेकर जो चिंताएं हम बनते हुए नजर आ रही हैं। इनफैक्ट जितने भी प्रीवियस क्वार्टर में हमने मैनेजमेंट से बात की थी, अट्रिशन रेट तो डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है, वहां पर राहत के संकेत आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ बिजनेस ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस चीज को हाईलाइट किया था, तो कहीं ना कहीं अब एनालिस्ट यही मानकर चल रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन अगले 2 से 3 क्वार्टर में आ सकता है, एज पर जितने भी मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई दिखी है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू करीबन 3.5% की ग्रोथ के साथ लगभग 57,280 करोड़ पर रह सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 1.6% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डॉलर आई के टर्म्स पर 1.4% की ग्रोथ के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 697 करोड़ डॉलर कंपनी दर्ज कर सकती है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, 24% पिछले तिमाही में था, इस बारी 24.6% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से 8% की ग्रोथ रह सकती है, 11,270 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर बड़ा फोकस है। साथ ही दूसरी तरफ डेफिनेटली अभी जो मार्जिन थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो वो आईटी के लिए रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनका कारोबार है। तो अब यही है कि जो आगे चलकर डील विंस होने वाली है, क्लाइंट का क्या बजट है, इन सभी पर आपको कमेंट्री पर ध्यान देना है और यही आगे चलकर पूरे के पूरे आईटी स्पेस को थोड़ी सी एक डिफाइनिंग डायरेक्शन हो सकता है मिलती हुई नजर आए। ओके, चलिए, तो टीसीएस के तिमाही अनुमान अभी रखे हैं हमने आपके सामने। खासतौर से रुपए की गिरावट, अट्रिशन, ये कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो मार्जिन पे इम्पैक्ट लाएंगे। ऑफ कोर्स हमारी बाद में नतीजों के बाद कमेंट्री पर तो नजर रहेगी ही, उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी कि प्रदर्शन किस प्रकार का है। ओके, और पूरे हफ्ते कहां कहां कैसे नंबर्स आने वाले हैं उसका भी एक जायजा ले लिया जाए। तो 9 जनवरी को तो टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं। 12 जनवरी को HCL टेक और इन्फोसिस ये अपने नंबर्स जारी करने वाले हैं। 13 जनवरी को विप्रो के नंबर्स जारी होंगे। तो एक के बाद एक टीसीएस के साथ शुरुआत होगी आईटी के नंबर्स आने की और फिर इवेंचुअली हम देखेंगे कि बाकी जितनी दिग्गज कंपनियां हैं आईटी स्पेस की वो भी अपने नंबर्स जारी करती चली जाएंगी। आईटी स्पेस आज प्रेशर में, हम लगातार उस पर भी एक्सपर्ट्स की राय रख रहे हैं आपके सामने। लेकिन इसी बीच JSW स्टील, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा पिटाई हुई है, निफ्टी के टॉप लूजर्स में है और 3% तक का करेक्शन दिन के निचले स्तर पर इस समय हो रहा है कारोबार। एक चेक सुमित जी जरा बताइए, JSW स्टील इस समय क्या राय बन रही है? नया JSW स्टील के अंदर सेलिंग प्रेशर है, करेक्शन है, स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक मजबूती का ट्रेंड दिखाने के बाद लास्ट 3-4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और अभी लोज के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा दबाव इसके अंदर और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 10 से 15 रुपए का फॉल यानी 720-710 रुपए तक के लेवल JSW स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 745 का है, 745 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये वापस से यूटर्न लेगा और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। जब तक 745 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग प्रेशर है। नीचे में 710 तक के लेवल जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसी बीच डाउ फ्यूचर्स है, ये अपने आप को पहले जैसे तैसे टिकाए रखे था, अब ये भी लाल निशान में तब्दील हो गया है। 33,060 के पास 11 अंकों की कमजोरी, 10-11 अंकों की कमजोरी इस समय वहां पर दिखाई दे रही है और नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर गिरावट थोड़ी और गहराई है। अब 35-36 अंकों की कमजोरी मार्केट में इस समय नास्डैक फ्यूचर्स में नजर आ रही है। निफ्टी फिलहाल 135 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,170 के पास 435-36 अंकों की कमजोरी वहां पे भी नजर आ रही है और रुपया भी इस समय दिन के निचले स्तर पर कर रहा है कारोबार। 82.73 के पास $1 फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं, उन्हीं में से एक है पीएनसी इंफ्रा। कमजोरी वाले मार्केट में हम देख रहे हैं 3% के आसपास की स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। सिमी मैम, पीएनसी इंफ्रा क्या सलाह बन रही है? हाँ नेहा, स्टॉक तो रडार पर है था मेरा। ट्यूसडे को मैंने एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक के लिए चूज किया था। अब ये चल गया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 321-22 का लेवल पार करेगा। पार करने से मेरा टारगेट था 340-355 का छोटा सा टारगेट था और उसके बाद 400 तक का रैली भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शॉर्ट टर्म में ही, तो वो धीरे धीरे आता हुआ देखने को मिलेगा। आज मोमेंटम में है 322 के ऊपर फ्रेश खरीदारी का सलाह। 322 के ऊपर पीएनसी इंफ्रा मजबूत खरीदारी का संकेत देगा, लगभग ब्रेकआउट की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए राय। और इस बीच सचिन जी ने एक अपडेट भेजा है, उनकी तरफ से भी सुबह जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट करने का जो कॉल था 730 का टारगेट उनका हासिल हुआ, ये वो बता रहे हैं। आइए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च। देखो हिंदुस्तान में तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा शादियों के अलावा, जो नुपुर ने बताया, सारी की सारी रिसर्च आ रही है बाहर से। अभी अरमान रिसर्च करके गए बेड बाथ एंड बियॉन्ड, राइट। अभी आ रहे हैं वरुण, जो भी रिसर्च करके आ रहे हैं सैमसंग को लेकर। मतलब हिंदुस्तान के बाहर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो सैमसंग का मुनाफा ये आ गया है रिकॉर्ड लेवल पर। रिकॉर्ड लेवल मतलब ऊपर नहीं, नीचे। ओके, तो किन कंपनियों पर पड़ सकता है असर अगर सैमसंग का धंधा हो रहा है खराब? वरुण बताइए। तो अनिल जी, सब ग्लोबल न्यूज ही आ रही है और अच्छा है कि सब ग्लोबल। सैमसंग तो कोरिया वाली ना? हाँ वही, लेकिन इनका तो बिजनेस ग्लोबल ही है। हाँ, तो ग्लोबली इनकी हालत खराब है। ओके। हाँ, तो और इनका जो मुनाफा है वो 8 साल के निचले स्तर पे है। अच्छा। 2014 की तीसरी तिमाही के बाद का सबसे बेकार मुनाफा जो है अब ये कंपनी दर्ज करने वाली है। बेसिकली जैसे हमारे क्वार्टरली अपडेट्स देते हैं, Correct. वैसे ये प्रिलिमिनरी नंबर्स अपने देते हैं और उसमें इन्होंने एक खुलासा किया है कि हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब साल दर साल 70% के आसपास की गिरावट जो है वो होने का अनुमान है। हालांकि आय जो है उसमें भी करीब 9-10% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हुआ क्या है, तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमीज में जिस तरह से कमजोरी देखने मिल रही है उसका इम्पैक्ट इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स पे आया है। एक तो मेमोरी चिप्स, इसके दाम अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट दिसंबर की तिमाही में अगर आप देखेंगे तो मेमोरी चिप्स के दाम में 20 से 25% के आसपास की गिरावट आई है और उसके पहले से भी लगातार ये गिर ही रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनकी मांग जो है वो एकाएक वैसे तो पहले से भी गिरी रही थी, लेकिन अब उसका गिरावट जो है वो और काफी ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है सबकी मांग में गिरावट आई है। एक तो चिप की मांग, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है और दूसरा मोबाइल फोन्स की जो मांग है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में माइक्रॉन्स जो कि एक और चिप बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी ये कहा था कि ओवरऑल जो मांग है वो काफी हद तक कम हो रही है और वो अब सैमसंग भी यही कह रहा है। इनफैक्ट एप्पल को भी ये सेमीकंडक्टर सप्लाई करते थे। नो डाउट एप्पल ने काफ़ी दूसरी जगह से भी सोर्सिंग शुरू कर दी। इंडिया में भी आपको याद है कि एप्पल ने किस तरह से अपना ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है उसके चलते भी थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन जिस लेवल का इंपैक्ट देखने मिला है वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि मांग जो है वो एप्पल की तरफ से भी नहीं आ रही है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है उसका असर जो है अब कंज्यूमर स्पेंडिंग में देखने मिला और खासकर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें इसका असर देखने मिल रहा है और उसी का असर जो है अब वो सैमसंग के नतीजों में देखने मिल रहा है, जब मुनाफा जो है 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ओहो, तो 8 साल के निचले स्तर पर जो मुनाफा नीचे बचा। डिक्सन तो इनके, रेडिंगटन तो एप्पल के इनके भी बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल। अच्छा हाँ, तो और इनका किसका? सैमसंग का नहीं, एप्पल का है ना? हाँ एप्पल का है, सैमसंग का नहीं है। हाँ। अनिल जी, डिक्सन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं, हालांकि ये ज्यादा एमआई के लिए करते हैं, सैमसंग के लिए थोड़ा कम करते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक, लेकिन
बड़ा मेजर पार्ट नहीं है, क्योंकि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, थोड़ा सही है, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो रेडिंगटन और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले लो, इन पे ज्यादा असर नहीं है। ज्यादा असर अगर किसी पे हुआ इसका तो वो डिक्सन पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सैमसंग ये कह रहा है कि 8 साल के निश्चित स्तर पर हमारा मुनाफा है, तो एमआई हो या बाकी कोई भी ब्रांड हो, उनके ऊपर भी एक गाज जरूर गिरी होगी जहाँ पे सेल्स जो है वो डिप हो रही है। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई है वरुण ने कि सैमसंग का बिजनेस बढ़ने पर किन किन को फर्क पड़ेगा, तो इनमें से एक डिक्सन है। आइए ये है सारा का सारा एक्शन आपके लिए इस वक्त आता हुआ। आखिरी मिनटों में एक स्टॉक और बड़ी तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। मोदी जी चार्ट देखिए, जीएनएफसी लगभग 2.5-3% मजबूत होता दिख रहा है। कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं क्या? मेरे रडार पर ही था। बहुत बढ़िया अच्छा इसमें अपसाइड मूव देखने को मिला है। लास्ट 3-4 सेशन से जो स्टॉक ने हाई बनाए थे वो हाई निकल चुके हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है सर, यहाँ से तेजी बननी चाहिए। 605 पहला टारगेट होगा, उसको भी निकाल दिया तो 625 के लिए काउंटर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड कीजिए, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 625 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आएगा 575 का। ओके, तो जीएनएफसी में वो रिकमेंडेशन आती हुई और डेफिनेटली आप अपने इस पर गौर फरमाएं और इसको रेडार पर जरूर रखें। इसी बीच रियल एस्टेट स्पेस पे फोकस करते हैं। शोभा लिमिटेड, वैसे तो प्रेशर हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड दिखा है, लेकिन यहाँ पर 3.5% की स्ट्रेंथ है और अपने आप को ये होल्ड आउट कर रहा है। सिमी मैम, शोभा इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ठीक चूज किया है नेहा। मुझे लगता है कि शोभा में अभी भी मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। अच्छा चार्ट है और आज अब बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी भी शो कर रहा है। 600 का लेवल काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा। 600 पार करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। तो फिलहाल तो ये थोड़ा सा नीचे है, तो 600 के ऊपर फ्रेश खरीदारी जिन्होंने पहले पोजीशन लिया है अभी भी होल्ड करा, उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 570-575 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करें, फ्रेश एडिशन 600 के बाद। आपके लिए शोभा लिमिटेड, कुछ स्टॉक है जो भाई खराब बाजार में भी मजबूत तो हो रहे हैं। आइए, ऐसा ही कोई स्टॉक मजबूती का या कमजोरी का तो अपने पता नहीं, स्टॉक है या इंडेक्स ये भी नहीं पता, ये पता है कि पसंद किसको है। आशु सर को, स्विंग के सुल्तान आशु मनार। जी सर बताएं। अनिल जी, एक बैंकिंग स्टॉक है। देखिए बैंक्स में निफ्टी में बैंक निफ्टी में अनिल जी इतनी मारकाट मची है और मतलब जिस तरह की गिरावट हुई, थोड़ा रिवर्सल हुआ, लेकिन अनिल जी स्टॉक में पिछले दिनों में स्ट्रेंथ दिखाई और आई थिंक कवर भी हुआ है और उसके बाद वापस करेक्ट हुआ है अनिल जी एक्सिस बैंक। लेकिन अनिल जी ट्रेड ऑप्शन से करना है और इसमें अनिल जी 1:2 नहीं 1:1 स्प्रेड बनाना है। 945 का रेट चल रहा है अनिल जी फ्यूचर का, तो मुझे 920 डीप इन द मनी अनिल जी कॉल लेनी है जिसका भाव है 34-35 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 945 का एक्सेस चल रहा है, 920 डीप इन द मनी कॉल लेनी है एक 35 रुपए में और 970 की अनिल जी एक बेचनी है 9 रुपए में। तो अनिल जी इसकी कॉस्ट आ जाएगी मेरी 24-25 रुपए। 920 प्लस 24-25 945। वर्चुअली मैंने फ्यूचर खरीद लिया अनिल जी और मुझे लगता है कि यहां से अगर जो रिवर्सल आएगा, जिस रिवर्सल का जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि चाहे मार्केट खराब है बाउंस आना चाहिए और उस बाउंस में पार्टिसिपेट कैसे करना है। अनिल जी ट्रेड में बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। ऑप्शन का ट्रेड अनिल जी चाहे 1:1 बनाए, 1:2 बनाए या सिर्फ 1 बनाए, ऑप्शन से ही बनाए, उसको रिप्लेस करें फ्यूचर से, क्योंकि आपका वो डर खत्म हो जाता है कि मेरे को अनलिमिटेड लॉस होता है। तो अनिल जी एक्सिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले 970 था, मुझे लगता है वापस 970 हो सकता है अगर थोड़ा सा भी मार्केट संभलेगा, ये लीड करेगा। तो अनिल जी इस स्प्रेड में भी जो हमने 25 रुपए लगाए हैं, 25 के 50 रुपए हो सकते हैं, यानी जी 15 रुपए भी मिलेंगे तो 1200 का लॉट है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से हो सकता है स्प्रेड के अंदर। तो अनिल जी एक्सिस बैंक, बट कैविएट अनिल जी देखो 5 रुपए बोलने के बाद एलएनटी भी बढ़ा है, एक्सिस भी ठीक लग रहा है, निफ्टी भी बढ़ा है, लेकिन अनिल कैविएट में बार बार बोल रहा हूं, नेवर गेट कैरिड अवे बाय एनी एनालिस्ट कॉल। मेरा मानना है अनिल जी, एनी एनालिस्ट ऑप्शन से बने रहे, ये मेरा डिसिप्लिन है। मैं सबको बोलता हूं, सब क्लाइंट्स को बोलता हूं, रिप्लेस कर लो क्योंकि आपका डर से सौदा नहीं कटेगा। एंड दैट इज द रीजन अनिल जी जो ऑप्शन का वॉल्यूम आप देख रहे हो कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे और लोगों को समझ आती जा रही है कि उसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है और सेफ्टी बहुत है। अनिल जी 1500 पॉइंट 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी निकल जाता है। आप बताओ फ्यूचर ले सकते हो आप? अनिल जी डीप इन द मनी कॉल भी ले लोगे 300 रुपए, 300 ही जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे और शायद ना भी जाएं। लेकिन अनिल जी फ्यूचर ले लो तो कैसे 1500 पॉइंट 2 दिन में, 3 दिन में कैसे उड़ता है अनिल जी? तो ये जो लेने वाला है ना, सिर्फ फलान ढमकान ये ले लो, ब्लैंकेट वो ले लो, ये स्टॉप लॉस रख लो। स्टॉप लॉस अनिल जी
टेक्निकली नहीं कटते हैं। जितना मर्जी मान लो अनिल जी, अगर आपने भी मेरे को कोई कॉल दिया ना, मैं कहूंगा अनिल जी ने स्टॉप लॉस तो दिया था, लेकिन अनिल जी की कॉल गलत कैसे हो सकती है, उनकी स्टडी अच्छी है, तो मेरा मन नहीं मानेगा वो स्टॉप लॉस रखने के लिए। लेकिन ऑप्शन में अनिल जी ने कहा है, नहीं कहा है, वो इनबिल्ट स्टॉप लॉस होता है, स्प्रेड में इनबिल्ट लॉस स्टॉप लॉस होता है, तो वो बच आ जाता है। अनिल जी मैं प्योरली एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि इससे बहुत बचाते हैं, और पैसे शायद 19 बनते हो, 21 नहीं बनते हो, लेकिन उससे फर्क नहीं होता अनिल जी, क्योंकि जाते 119 है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो भी कॉल्स दिए जाए उसके ऊपर इनबिल्ट स्टॉप लॉस बन जाए ऐसा? अच्छा, जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी, आज शो की शुरुआत में आपने बोला कि स्टॉक में बड़ा डर लगा स्टॉक में, लेकिन डरा डर के आपने दिए स्टॉक ही दोनों, L&T और एक्सिस बैंक। तो ये अच्छा लगा मुझे कि चलो ठीक है, सावधानी के साथ भी दे तो आप स्टॉक रहे, क्योंकि दोनों में खरीदारी करने की राय L&T में भी आई है और एक्सिस बैंक में भी। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो ये है आपके लिए एक्शन। अच्छा, एक और स्टॉक जो आजकल कोई है ना बात ही नहीं करता, मैं सोचता हूँ किरण जी से ही बात कर ली जाए। किरण जी, कभी कभार तो ITC का भी देखा करो चार्ट, कोई पूछे ना पूछे अपनी मर्जी से भी देख सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा इस पे कोई कॉल नहीं, लेकिन मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ ऐसा। अली जी, मैं प्रिफर करता हूँ जब ब्रेकआउट आता है उसी वक्त उसको लेना चाहिए, ताकि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरा मानना है कि अभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं है, उसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, और ऑप्शन चेन डेटा में भी कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जहां से एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है अभी भी 328, 340 ये एक रेंज है, इसके ऊपर या नीचे ही एक बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी ITC में। ओके, चलिए, तो अभी कुछ ब्रेकआउट्स का करना होगा इंतजार। ये फिलहाल ITC पे व्यू किरण जी की तरफ से आता हुआ, लेकिन चलिए वक्त हो गया 3:20 की अनिल सर की स्ट्रैटेजी का। सर, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स हम देख रहे हैं कि कबड्डी खेलते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ डाउ लाल निशान में था, 10 पॉइंट नीचे था, फिर से 10 पॉइंट ऊपर आ गया है। नैस्डैक फ्यूचर्स पहले 36 पॉइंट नीचे था, अब वहां से भी रिकवरी है, 22 पॉइंट की ही अब गिरावट वहां पर नजर आ रही है। और यूरोप के मार्केट्स देखें तो ये ठीक ठाक ही हैं, दायरे का ट्रेड है, फ्लैट, यहाँ से कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किया जाए सर? पता नहीं, डाउ बॉल ही नहीं करेगा क्या रात को? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितना जाएगा? आजकल तो ऐसा ही हिसाब है कि डाउ फ्यूचर कुछ और करते हैं, रात को कुछ और होता है। रात को SGX निफ्टी का कुछ मूड अलग होता है, सुबह होता है तो मूड बदल जाता है, खुलते कुछ और है, दिन में भगवान जाने 2-3 दिनों से कुछ भी हो रहा है सब। तो इसलिए जब ऐसा सब कुछ हो रहा हो तो अपने दिमाग लगाना नहीं है। 17,800 या 17,700 के पुट के साथ आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन हेज करके रखनी चाहिए अगर लेकर जानी है तो। कायदे से, डिसिप्लिन के हिसाब से देखें तो आप 18,000 के नीचे ही बंद हो रहे हैं तो आपकी लॉन्ग पोजीशन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी जिन्होंने आखिरी स्टॉप लॉस लगाना है वो 17,800 का होता है, उसके ऊपर बंद हो रहे हैं, तो नेचुरली आप चाहें तो एक दिन के लिए और चांस ले सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना रिस्क तो है ही, रिस्क तो हर एक में है, यहाँ बेचने में भी उतनी रिस्क है जितनी लेने में, क्योंकि लेवल से सेम। तो आप अगर पोजीशन बना रहे हैं 17,700 या 17,800, 17,800 का पुट तो ज़्यादा नज़दीक का हो जाएगा, तो बेहतर है 17,700 का पुट रख लें, 150 पॉइंट नीचे का पुट रख लीजिए। और शॉर्ट हैं तो भी 150 पॉइंट 18,000 या 18,100 किस लेवल पर आप शॉर्ट हैं उस हिसाब से अपनी शॉर्ट पोजीशन को भी हेज कर सकते हैं। यानी 150 नीचे 150 ऊपर, इससे ज़्यादा गैप अप गैप डाउन के चांसेस कम हैं। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश हो रही है, तो कोई क्लोजिंग मतलब है तो खराब ही, कोई ऐसा अच्छा तो कुछ है नहीं कि कल के लोज 42,300 के नीचे आप बंद होंगे, तो पिछले दिन के लो के नीचे बंद होना खराब संकेत है, मतलब सप्लाई तो है। 42,000 का पुट खरीद कर जाएं अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, या 41,900 जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। शॉर्ट है तो 42,500 का कॉल आप लेकर जाएं। नई पोजीशन दोनों ही तरफ बनाने की राय बिल्कुल भी नहीं है, सोमवार को देखेंगे सुबह। ओके, चलिए, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे फिलहाल ये व्यू बनता हुआ। कुछ स्टॉक्स बजिंग है, मुदित जी के लिए बिगुल बजवा दीजिए आप। ओके, चलिए, बजिंग स्टॉक्स पे तो फोकस होगा, लेकिन एक बिगुल मुदित जी के लिए। बताइए मुदित जी। नेहा जी, देखिए, हमें लग रहा है ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। और हमने बजाज ऑटो पे बात करी, वो डे हाई पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो स्टॉक है दैट इज मदरसन सुम्मी, संवर्धना मदरसन को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। इसको ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाने की सलाह है। 75 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब ₹2.75 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट ₹4.50, दूसरा टारगेट का होगा और स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 का। देखिए, जनवरी सीरीज का फर्स्ट वीक चल रहा है और क्लियर कट
80 रुपीज तक अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से ये इंडिकेशन निकल कर आ रहा है फ्रेश बाइंग स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट में कितना भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है और आज के सेशन में हाई के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है BTST बिल्कुल करके जाइए। 75 का जो कॉल ऑप्शन 2 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, मंडे के सेशन में 5 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए का। यह है आपके लिए राय मदरसन पर। चलिए, संवर्धन मदरसन पर वो रिकमेंडेशन मुदित जी की तरफ से, लेकिन एक बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी बताइए। एक वीकनेस वाला स्टॉक और पकड़ में आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1340, 1340 रुपए। स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस के अंदर गिरावट है। मेट्रोपोलिस का स्ट्रक्चर वीक है। मेट्रोपोलिस के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में छोटा मोटा बाउंस बैक पिछले कुछ दिनों में बना था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर रहा है और अब ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। तो मेट्रोपोलिस में यहाँ पे सेल का व्यू लेके काम करने का सलाह रहेगा। मेट्रोपोलिस में यहाँ पे सेल इनिशिएट करें। नीचे में मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते में 1300 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 1300 का लेवल भी टूटना चाहिए और 1280 रुपए तक के लेवल मेट्रोपोलिस के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 1370 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 1370 के स्टॉप लॉस से मेट्रोपोलिस में यहाँ पे बिक्वाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1300 रुपए से लेके 1280 रुपए तक के लेवल 3-4 दिनों में मेट्रोपोलिस के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिक्वाली करे मेट्रोपोलिस। ओके, मेट्रोपोलिस सेल करके चलने की सलाह है। पहला लक्ष्य यहाँ डाउन साइड में 1300 का होगा एंड इवेंचुअली वो टूटने पर 1280 तक का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। इसी बीच हम देख रहे हैं शिपिंग स्पेस की जो कुछ कंपनियां हैं, यहाँ पर खासा दबाव दिख रहा है। गुजरात पीपावाव, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर प्रेशर है, उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिसर्च आपके सामने रख देते हैं। बाल्टिक ड्राई, जी हाँ, यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसकी पूरी डिटेल, एग्जैक्टली हम क्यों बात कर रहे हैं, इसकी गिरावट पर असर क्या होगा, सारी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण बताइए क्या हुआ है बाल्टिक ड्राई के साथ? जोरदार गिरावट हुई है। I mean, ऐतिहासिक गिरावट है। अभी तो रिकवर कर रहा था कुछ समय पहले कर रहा था, लेकिन 22 दिसंबर से जो गिरना शुरू हुआ है, इनफैक्ट 1984 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट जो है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 3 जनवरी को देखने मिली थी। करीब 18% के इंट्राडे में गिरावट हुई है एक इंडेक्स में। क्या बात कर, हाँ, एक ही दिन में। और 22 तारीख से जो लगातार गिर रहा है, कभी 2%, कभी 4%, गिर के आप सोचिए तब से अब तक करीब 33-34% के आसपास की गिरावट जो है इस बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में आ चुकी है। ये शुरुआत हुई दरअसल चाइना में जो कोविड के केसेस बढ़े, उसके बाद जो शिपमेंट्स थे उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है और वो कमी इतनी आ चुकी थी कि इतनी ज़्यादा गिरावट हुई। अब होता ही है ना कि वैसे भी साल की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ट्रेंड देखने मिलता है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो साल की शुरुआत में गिरता है, लेकिन 2%, 4%, 5% गिर गया, उतना बहुत होता है। एक दिन में 18% गिर जाए, ऐसा हालत आज तक देखना नहीं मिला था बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में और 1984 के बाद पहले बार इस तरह की गिरावट देखने मिली। दरअसल कुछ और इंडेक्सेस है, जैसे कि केप साइज नाम का एक इंडेक्स है और उसमें केप साइजर जो कंपनीज है उनके अर्निंग्स में $5,200 के आसपास की गिरावट हुई है। ये दरअसल कोल और स्टील मेकिंग जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि आयरन और उसका शिपमेंट करती है। पनामा एक्सेस, ये जो है इनके अर्निंग्स में करीब $800 से $900 के आसपास की गिरावट देखने मिली है। कोल और जो ग्रेन्स है, ग्रेन कार्गो जो है उसका शिपमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं जो शिपमेंट्स है उसमें कमी आ रही है और ये इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के चलते ओवरऑल ट्रेड सेटअप जो है वो ग्लोबली काफी कमजोर हो चुका है। उसका इंपैक्ट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे आपने देखा, उसका इंपैक्ट इंडियन शिपिंग कंपनीज पे भी हो सकता है। इसके लिए पूरे स्पेस पे आप नजर रखिएगा। बिल्कुल, और नजर हमारी बनी हुई है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं वरुण के लिंक से पहले गुजरात पीपावाव, कोचिन शिपयार्ड, एसआर, इन सब में जब हम फोकस कर रहे हैं तो 3-3.5% तक की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। बंसल सर, गुजरात पीपावाव, कोचिन शिपयार्ड, सर चार्ट्स पे कोई व्यू बन रहा है इस समय? नया, अगर आप गुजरात पीपावाव की बात करें तो यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, हालांकि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शन पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। 96 के अराउंड चल रहा है, 93 के अराउंड एक गुड बाय बनता है। 90 रुपए के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक में रिवर्सल है, मार्केट के साथ वीक हुआ है, तो 93 के अराउंड यहाँ खरीदारी की राय होगी। और नेहा, कोचिन शिपयार्ड में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि उछाल में मुनाफा बांधना चाहिए। ओके, चलिए, तो फिलहाल कोचिन शिपयार्ड से दूर रहें, लेकिन गुजरात पीपावाव में वो रिकमेंडेशन आती हुई। इसी बीच हमने देखा कि कुछ बड़ी बल्क डील्स 10 लाख शेयर के आसपास की डील्स की खबरें पावर ग्रिड में निकल कर आई हैं। मुदित जी, पावर ग्रिड इस समय कोई व्यू?
म्यूट पर हैं। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर साइडवेज टू नेगेटिव है। जैसे ही स्टॉक में 206 का ब्रेकडाउन होगा काफी करेक्शन दिखा सकता है। 198 रुपए तक की डाउनसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पोजीशन है बिल्कुल 206 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे। 206 का जैसी ब्रेकडाउन होगा 198 195 तक की करेक्शन इस काउंटर में नजर आती है। नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। जो पोजीशन है 206 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड पर आइए समाचार समाप्त करने का वक्त हो रहा है। 3:30 बज रहे हैं और बंद होते होते थोड़ी सी रिलीफ रैली दी जा रही है कि जिससे कि लोगों को है ना ज़्यादा बुरा फील ना हो कि आप थोड़े से आखिरी 15 मिनट में बढ़े हैं। ये फीलिंग देने की कोशिश निफ्टी की तरफ से हो रही है। 17,865 ये है वो लेवल जहाँ पर आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे। निचले हिस्सों से करीबन 70 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आती हुई। बैंक निफ्टी में 41,875 का लो बनाने के बाद 42,200 के ऊपर का लेवल है, यानी कि यहाँ पर रिकवरी थोड़ी सी बढ़िया है, लगभग 350 पॉइंट की रिकवरी। तो जितने कमज़ोर हैं 400 पॉइंट उसके आसपास की रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई। तो 350 पॉइंट कमज़ोर है, 350 पॉइंट की रिकवरी। तो बैंक निफ्टी ने 50% नुकसान पूरा किया है, निफ्टी ने 40% नुकसान पूरा किया, इसमें 125 पॉइंट कमज़ोर है। तो कमज़ोर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाल उतना बुरा नहीं है जितना आपको दिख रहा होगा इस वक्त। तो ये आपके लिए क्लोजिंग पर एक्शन थोड़ा सा आपको नजर आएगा। ओके, इसी बीच निफ्टी की एक बार कंपनियों पर नजर डाल लेते हैं। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बढ़ने वाले स्टॉक्स का जो अनुपात है वो गिरने वालों से कुछ कम है, लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि एफएमसीजी स्पेस के दिग्गजों ने आज अपने आप को होल्ड आउट किया है। ब्रिटानिया, साथ ही आईटीसी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पेस, नेस्ले, ये सब कुछ ऐसे स्पेसेस रहे हैं जहां पर हमने कुछ स्ट्रेंथ ठीक ठाक बनते हुए देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसने इस टर्बुलेंट मार्केट में भी होल्ड आउट किया और काफी हद तक कुशन प्रदान करने की कोशिश की है। एमएनएम, बीपीसीएल, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे स्पेसेस रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। लेकिन प्रेशर वापस से हमने मेटल स्टॉक्स में खासतौर से सेकंड हाफ के बाद बनता हुआ देखा और इसी ने मार्केट को थोड़ा नीचे खींचने का काम किया। जेएसडब्ल्यू स्टील प्रेशर में रहा है और इसके साथ साथ टीसीएस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, इन सब में भी हम देख रहे हैं 3-3% की कमजोरी दिखी। नीचे निफ्टी बंद होता हुआ 400 अंक नीचे बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 42,200 के करीब। फाइनल क्लोजिंग जो आएगी वो नीचे आएगी, 17,850 के नीचे मिलेगी आपको निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 42,100-125 के आसपास मिलनी चाहिए, क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों में तेजी से दौड़ लगाई तो एवरेज क्लोजिंग आपकी थोड़ी नीचे आने की आशंका पूरी बनी रहेगी। आइए बाजार बंद होने के बाद के पूरे एक्शन पर करते हैं फोकस। आज शाम को क्या क्या खास है आपके लिए। भारत की पहल पर साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे जो है इनको मोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। भारत कितना बड़ा उत्पादक है, इसके उत्पादन और बढ़ाने की कितनी गुंजाइश है, किसानों को कितना फायदा हो सकता है, इस पर हमारा खास शो है आज आपके लिए। मोटा अनाज मोटा मुनाफा शाम 4:30 बजे देखिएगा जरूर। उत्तर भारत भीषण शीत लहर की चपेट में है। कानपुर में पिछले 24 घंटों में 25 लोगों के हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। ये बहुत डराने वाली और सावधानी वाली चीज़ है कि पिछले एक दिन में कानपुर में 25 लोगों की सिर्फ डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई दूसरे शहरों में भी ठंड के चलते हार्ट अटैक की खबरें आ रही है। दरअसल ठंड का हार्ट अटैक से गहरा कनेक्शन है, और एक जो रिसर्च आई उसके मुताबिक जिन्हें दिल की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, उनके लिए ठंड के मौसम में हार्ट अटैक आने का खतरा 30% से ज़्यादा बढ़ जाता। तो आज शाम 6 बजे हम इसी बड़े गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता क्यों है। जिन्हें समस्या है सर्दी के दिनों में, उनकी दिन की पूरी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, सेहत के हिसाब से ठंड में क्या ध्यान रखना है, ये सारा हम आपको आज बताएंगे। तो ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल होगा। शो का नाम है दिल दिमाग पर 3rd डिग्री टॉर्चर। 3rd डिग्री तो आपने सुना होगा, ये 3rd डिग्री टॉर्चर है। डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, सीनियर फिजिशियन, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से होंगे, और डॉक्टर संतोष सिन्हा साहब, कार्डियोलॉजिस्ट, LPS हॉस्पिटल के। इन दोनों से करेंगे मुलाकात। ये शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हेल्थ से रिलेटेड। अब आए हम आगे, शो जो है वेल्थ से रिलेटेड। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको उसकी रेटिंग के बारे में ज़रूर पता होगा। रेटिंग देखकर कई लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन माना ऐसा जाता है कि रेटिंग जिसकी जितनी अच्छी, फंड में रिटर्न उतना ही फायदेमंद हो सकता है।
म्यूचुअल फंड की रेटिंग को स्टार रेटिंग कहा जाता है। आज इसी स्टार रेटिंग की गणित हम आपको समझाएंगे और स्टार रेटिंग के पैमाने पर फंड चुनना कितना सही है। स्टार फंड दिलाएगा रिटर्न, ये हमारी आज की खास पेशकश 6:26 पर बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल। देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब या फिर दुनिया भर में खूबसूरती के लिए मशहूर औली। हम में से हर कोई कभी न कभी इन तीनों जगहों पर अपनी जिंदगी में एक न एक बार या तो गया होगा या फिर जाना जरूर चाहता है। इन तीनों अहम जगहों को एक शहर जोड़ता है और उस शहर का नाम है जोशीमठ। हिमालय का गेटवे भी कहा जाता है जोशीमठ को। आजकल जोशीमठ बड़े खतरे में है। यहाँ की जमीन धंस रही है, मकान सरक रहे हैं और हजारों लोग सरजातों में अपने घर छोड़ने पर हो रहे हैं मजबूर। चीन बॉर्डर पर मौजूद इस सामरिक महत्व के इस गांव पे टूरिज्म, पर्यावरण, संस्कृति और धार्मिक नजरिए से अहमियत है, लेकिन क्या वजह है जोशीमठ के धंसने की और कितना बड़ा है जोशीमठ का ये दर्द और क्या हो सकता है समाधान? इस पर होगी विस्तार से चर्चा इंडिया 360 डिग्री में। जोशीमठ की भू समाधि, ये आज की हमारी कवर स्टोरी। और आज की दूसरी कवर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास है आप सबके लिए, और वो इसलिए कि ठगों ने एक नया मामला ढूंढा है लोगों का पैसा लूटने का। ये पैसा लूटने का काम छोटे मोटे लोगों का नहीं है, बड़े जिनके पास मोटे पैसे हैं, लाखों रुपए हैं, उनको कैसे ठगना है, ये इंटरेस्टिंग चीज बताइए। KFC, आपने सबने नाम सुना होगा, जो आप में से काफी लोग उन्होंने प्रोडक्ट्स भी सेवन किए होंगे। KFC की फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों की ठगी हो रही है। मामला इतना संगीन है कि फास्ट फूड चलाने वाली कंपनी KFC ने खुद लोगों को कहा है ठगों से बचिए। और ये किस तरह से ठगों ने पूरा जाल बुनाया अपनी एजेंसी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर, ये पूरा मामला समझिएगा जरूर। KFC के नाम पर फ्रॉड की फ्रेंचाइजी, ये है लोगों को लूटने का तरीका, जिसमें मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं KFC का कोई रोल नहीं। KFC तो उल्टा बचाने की कोशिश कर रहा है। आज उन्होंने खर्चा कर ऐड दिया है कि भाई फंसिएगा मत। तो KFC के नाम पर जो लोग ठगी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे आपको कैसे बचना है। तो ये है आज का पूरा कार्यक्रम। 17,859, 132 अंक नीचे बंद हुए हम 0.5% के नुकसान के साथ निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर समाप्ति हुई है 420 पॉइंट की, 419.90। इसको मैंने राउंड फिगर में 420 कर दिया है। 42,188 पर एकदम राउंड फिगर पर सेंसेक्स बंद हुआ है 59,900 पर। नुकसान रहा 452 अंकों का। तो हफ्ता बड़ा खराब रहा। 2 दिन की अच्छी मजबूती के बाद 3 दिन खाया पिया सब कुछ निकल चुका है और वापस आप पहुंच गए 17,800-900 की रेंज में। सोमवार को क्या होगा पता नहीं। फिलहाल तो डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड कर रहे हैं, 15 पॉइंट ऊपर है, 15 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर है। लेट्स सी क्या कुछ होता है वीकेंड पर। फिलहाल आपके लिए वीकेंड। आशु जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं धन्यवाद लेने के पहले? जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी, मैंने जस्ट नोटिस किया कि मैंने ऑर्डर पे टी शर्ट दी हुई थी जिसपे वो मेरा नाम लिख रहा था पूरा आशु, ASHU। वो AS पे अनिल जी कोई ले गया और मुझे लग रहा है कि वो आपके पास पहुंच गई है। वो आधा नाम ही लिखा तो आप ले गए उसको। ये वाली सेम। हाँ जी अनिल जी, बस ठीक है, आशु जी का गिफ्ट मान लेता, उसमें क्या। आशु जी जिस बात से खुश हो जाए हमारे तो उसी में खुशी है। आशु जी इसकी 2-4 जेरोक्स और भेजिएगा। और अगर कोशिश करूंगा अगर आगे HU लिखवा पाया तो वापस आप तक भिजवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में आशु सर आपका, बंसल जी, आशु जी जो भी भाई दिल्ली में है, नॉर्थ में थोड़ा ध्यान रखिए। कोलकाता में भी सर्दी काफी ज्यादा। सिमी जी, मैं कल किसी से बात कर रहा था कोलकाता वालों से, वहां पे भी ठंड काफी ज्यादा है। बहुत कल से तो बहुत है। अच्छा, तो थोड़ा सब लोग सर्दी का सावधानी रखिएगा और वीकेंड एंजॉय कीजिए, खाइए पिए मजे कीजिए, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते। किरण जी, सुमित जी, सिमी जी, मुदित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए।